पूरी आईआईडी करेंगे हम इस एक वीडियो में। आईआईडी की थ्योरी तुमसे याद नहीं होती, एग्जाम में क्वेश्चंस हमेशा ट्विस्ट करके क्यों आते हैं? क्या थ्योरी याद करने का कोई इजी तरीका है? 40 मार्क्स की आईआईडी इस एक वीडियो में। हे एवरीवन, वेलकम बैक और मैं हूं आपका अपना मनन भैया। और मैं जानता हूं कि तुम्हें आईआईडी की थ्योरी याद करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। क्वेश्चंस एग्जाम में सीधे सीधे अब नहीं आते, क्वेश्चन ट्विस्टेड फॉर्म में आते हैं। इन्हीं सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज का ये वीडियो मैंने बनाया है। इस वीडियो में हम आगे क्या करने वाले हैं, पहले जरा उस बारे में बात कर लेते हैं। सीबीएसई जो है ना, वो तुम्हारा एक ही क्वेश्चन को ना कई तरीकों से पूछ सकता है, और कभी कभी वो क्वेश्चन ना इतना घुमा के पूछ लेते हैं कि हमें आंसर तो उसका पता होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि वो पूछ क्या रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आज के इस वीडियो में मैं तुम्हारे को कौन से क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो मैं सारे चैप्टर्स करा रहा हूं क्योंकि एक सिंगल वीडियो है कंप्लीट आईआईडी के लिए, लेकिन कौन से क्वेश्चंस करवा रहा हूं तो मैं आपको करवाऊंगा जो पास्ट में हर एक चैप्टर से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस रहे ना, जो सीबीएसई के फेवरेट क्वेश्चंस रहे, जहां से क्वेश्चन बार बार ही फॉर्म हुए, उन्हीं क्वेश्चंस को मैं आज के इस वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि वही वो क्वेश्चंस हैं जो हमारे लिए इस साल के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन जाएंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज की आईआईडी की थ्योरी ना तुम्हें वर्ड बाय वर्ड याद नहीं करनी होती, और बहुत बच्चों की यही प्रॉब्लम, यही कंप्लेंट होती है। वो कहते हैं कि भैया हमें ना आईआईडी की थ्योरी याद नहीं होती। आपको क्या याद करना है? आपको याद करने होते हैं एक आंसर के सिर्फ कीवर्ड्स। मैं जो तुम्हें आज क्वेश्चंस कराऊंगा, क्वेश्चंस को तुम्हें समझाऊंगा और उसके बाद में तुम्हें कीवर्ड्स अंडरलाइन कराऊंगा। सिर्फ वो वर्ड्स अंडरलाइन करने हैं, मतलब एक आंसर के 8-10 वर्ड्स अंडरलाइन कर लो जो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक की टर्म्स है। अगर तुम्हारे आंसर में, पेपर में वो टर्म्स दिख रही होंगी ना, तो टीचर तुम्हें फुल मार्क्स देगा। आपको अपनी लैंग्वेज में आईआईडी के आंसर्स बनाने हैं, लेकिन कीवर्ड्स लिखोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे। तो कीवर्ड्स याद करना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, और उसके बाद आईआईडी के आंसर्स याद करना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। हो सकता है तुमने इस वीडियो पे गलती से क्लिक करो, हो सकता है आज हम पहली बार मिल रहे हो। अगर तुम्हें मेरी बताई हुई बातों पे अभी तक भरोसा नहीं आया ना, तो सिर्फ शुरू के 10 मिनट तुम ये वीडियो देख लो, और उसके बाद ना तुम्हें खुद कॉन्फिडेंस आएगा। तुम खुद अपने आप से बोलोगे कि अगर मैंने ये पूरा वीडियो देख लिया ना, तो मेरी पूरी की पूरी आईआईडी कंप्लीट हो जाएगी। और भाई, एक छोटे से वीडियो से अगर तेरी आईआईडी कंप्लीट हो जाए तो और क्या चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि अब तुम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो आईआईडी को इस वीडियो से, और इसी पॉजिटिविटी और स्माइल के साथ स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना पहला सवाल इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। देखो भाई, अब आपको देखो एक ही क्वेश्चन मल्टीपल वेज से पूछा जा सकता है, तो हर एक क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी नहीं है इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाए कि बोले भाई व्हाट आर द मेन रीजंस फॉर स्टेग्नेशन इन एग्रीकल्चर। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आए। अब आप यहाँ पे देखो, लैंग्वेज पढ़ो क्या कह रहा है। अगर इस वे में भी क्वेश्चन आ सकता है, इस वे में भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इन तीनों का आंसर सेम ही रहना है। तो हमेशा हर एक क्वेश्चन को कि कितने वेज में पूछा जा सकता है, ये चीज़ पढ़कर जाना इस वीडियो से सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा गिव अवे रहने वाला है। इंडियाज इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड वॉज ओवरवेलमिंगली रूरल एंड एग्रीकल्चर इन कैरेक्टर। तो ये तुम्हारे को लैंग्वेज अगर आ गई तो तुम्हारे को समझ जाना है ये कौन से वाला क्वेश्चन है, स्टेग्नेशन इन एग्रीकल्चर का। यहाँ पे बोल रहे हैं इवन विद दिस लार्ज प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, यहाँ से भी तुम्हें हिंट मिल रहा है, एग्रीकल्चर के ऊपर सवाल है। इंडिया वाज नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन फूड एंड रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्री, गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो ये लैंग्वेज से तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि स्टेग्नेशन इन एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। अच्छा, स्टेग्नेशन का मतलब होता है कि एग्रीकल्चर में ना ग्रोथ ही नहीं थी, मतलब कुछ इंप्रूवमेंट ही नहीं हो रही थी, एग्रीकल्चर हमारा स्टेबल था, एक जगह पे फिक्स था। अब उसके बहुत सारे रीजंस थे। तो उस टाइम पर क्या था, एक तो किसानों के ऊपर टैक्सेस बहुत ज़्यादा थे। आपको मैं कीवर्ड्स भी मैं अभी अंडरलाइन करके दूंगा। आपको याद रखना, किसानों के ऊपर टैक्सेस बहुत ज़्यादा थे, और किसानों के पास ना अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी। ठीक है, उनके पास फर्टिलाइजर्स की कमी थी, कभी कभी क्रॉप पे कीड़ा लग जाता था, उन पे फर्टिलाइजर्स की कमी थी। जो हिली एरियाज में रहते थे वहां पर तुम्हें पता होगा टेरेसिंग का एक सिस्टम होता है। टेरेसिंग मतलब स्टेप बाय स्टेप बनाना होता है ताकि पानी का ना फ्लो ऐसे नीचे ना चले जाए, क्रॉप्स तक पानी पहुंचे। तो इसको बोलते हैं टेरेसिंग करो ताकि क्रॉप्स तक पानी पहुंचे हिली एरिया में जहाँ पे स्लोप्स है। तो वो फैसिलिटी उनके पास नहीं थी, अच्छी इरीगेशन फैसिलिटी नहीं थी, और उनको कौन सी क्रॉप्स ग्रो करनी पड़ती थी, जो ब्रिटिशर्स बोलते थे वही क्रॉप्स उनको उगानी पड़ती थी। देखो, एक गरीब किसान है, इंडिया का किसान गरीब किसान है, ये बात अपने दिमाग में रखना जब भी ये यूनिट पढ़ो। तो गरीब किसान को वो उगाना चाहिए कि अगर कमाई ना भी हो पाए तो वो अपना जो उसने क्रॉप्स उगाए वो खा सके, मतलब अपना खाना कुछ खा सके, पेट भर सके। लेकिन इस टाइम पर क्या होता था, जो हमारा किसान था वो क्या ग्रो करता था, जो ब्रिटिशर्स उसको बोलते थे, वो कैश क्रॉप ग्रो करता था, यानी कि इंडिगो ग्रो करता था। तो उनके लिए काम करता था, अपना पेट भरने के लिए वो कुछ भी नहीं कर पाता था। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं तुम्हारे को कीवर्ड जरा अंडरलाइन कर देता हूँ। तुम्हारे सामने आंसर्स रेडी है, ये तुम याद कर सकते हो। सिर्फ कीवर्ड्स, एक तो ये जो हेडिंग है येलो कलर से लिखी है, ये तुम्हें याद करना है।
हर एक हेडिंग के अंदर एक इंपॉर्टेंट टर्म जो तुम्हारा चेकर चेक करेगा कि ये शब्द तुम्हारे आंसर में है या नहीं है, जो कीवर्ड तुम्हारे आंसर में है या नहीं है, ये वर्ड बस दोनों होने चाहिए, इस पॉइंट में मार्क्स मिलेंगे। कमर्शियलाइजेशन वाले में सेल्फ कंजम्पशन वाला पॉइंट होना बहुत जरूरी है, कैश क्रॉप्स और इंडिगो वाला पॉइंट जरूरी है। तो ऐसे ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, सिर्फ ये वर्ड्स याद कर लो, ये 8-10 वर्ड्स तुम याद कर लो इस आंसर से, उसके बाद अपने आप फ्रेम कर लेना और तुम्हारा जो पहला क्वेश्चन है आज का डन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास आता है, व्हाट आर द मेन रीजंस फॉर स्टैग्नेशन इन फॉरेन ट्रेड। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस तुम्हारा भाई तुम्हें करा रहा है, ऐसे पास में बार बार आए हैं, तो ये सारे एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इसी क्वेश्चन को सीधा सीधा ना पूछ के वो कैसे पूछ सकता है, देखो एक लैंग्वेज दे देगा, अब तुम्हें ना आइडेंटिफाई करना है। यही बच्चे फंसते हैं इंडियन इको में, आंसर याद होता है लेकिन यही नहीं पता चलता ये कौन से वाला क्वेश्चन का आंसर है। तो ये लैंग्वेज सारी तुम्हारी एनसीईआरटी वाली लैंग्वेज है, जो ऑफिशियल क्वेश्चन है ये वही लैंग्वेज है, और काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो वही क्वेश्चंस करा रहा हूँ जैसे पूछे गए हैं तुम्हारे एग्जाम्स में। तो इंडिया हैज बीन एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन सिंस एंशिएंट टाइम्स, however the restrictive policies adopted by the British government adversely affected the structure, composition and volumes of India's foreign trade। आखिरी लाइन से तुम्हें पता चलेगा कि ये तुम्हारा स्टेगनेशन इन फॉरेन ट्रेड का क्वेश्चन है। यहाँ पे आखिरी लाइन में, हो सकता है पहली 3 लाइन में कंफ्यूज हो जाओ, तो कई बार हम घबराहट में पूरा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते, तो ध्यान से आराम से पढ़ना, आखिरी लाइन से तुम्हें क्लैरिटी आ जाएगी कि ये फॉरेन ट्रेड का क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पे देखो, आपको हेडिंग्स तो याद करनी है। अब यहाँ पे मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि पहले के टाइम में होता क्या था। हम लोग जो इंडिया में था, हमारे इंडिया में एक्सपोर्ट होते थे रॉ मटेरियल ब्रिटिश में, ठीक है, ब्रिटिश में ब्रिटिशर्स को, और वो वहाँ पर उस रॉ मटेरियल से अच्छा अच्छा सामान बनाते थे और वो वापसी इंडिया में लाकर बेचते थे। मतलब इंडिया इंपोर्टर हो जाता था फिनिश गुड्स का और एक्सपोर्टर हो जाता था रॉ मटेरियल का। अब यहाँ पर जो भी कमाइयाँ होती थी ना, जो भी कमाइयाँ होती थी वो ब्रिटिश सरकार रखती थी, और वो उस कमाई से ना अपने ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे पूरे करती थी। मान लो उनकी कोई वॉर चल रही है, तो वो उस वॉर को, हर वॉर में पैसा लगता है ना, वॉर के लिए फंडिंग चाहिए, तो वॉर की फंडिंग कहाँ से आती थी, यहाँ से। ये जो इंडिया के फॉरेन ट्रेड से कमाई होती थी वो वहाँ इस्तेमाल कर देते थे। तो बेसिकली इंडिया को कुछ बेनिफिट ही नहीं होता था। तो हेडिंग यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर दी है, सिर्फ ये कीवर्ड्स, हेडिंग्स प्लस कीवर्ड्स आपको याद करने हैं। और यहाँ पर जो भी हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस, मतलब जो भी एक्सपोर्ट्स के जरिए कमाई होती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, वो कहाँ यूज करती थी, मैंने 2 तो बताए। एक पॉइंट और लिखना, इंपोर्ट इनविजिबल आइटम। इनविजिबल आइटम मतलब जो सर्विसेज हमें दिख नहीं रही, जैसे शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, तो यहाँ पर ये अपना इंडिया का पैसा खर्च करते थे। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो, यही क्वेश्चन को 3 वे में वो पूछ सकता है। तो सबसे पहला तो देखो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि डेमोग्राफिक कंडीशन बताओ। तो डेमोग्राफिक या डेमोग्राफी वर्ड का मतलब होता है पॉपुलेशन की स्टडी। पॉपुलेशन की स्टडी मतलब एक देश में जो लोग रह रहे हैं, जो उनकी पॉपुलेशन है वो कैसी है, मतलब उस देश में बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं या नहीं है, वहाँ के लोगों की एवरेज एज कितनी रहती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब क्या 50 साल की उम्र तक वहाँ पर एक आम बंदा जीता है या 60 ईयर्स की एज तक एक आम इंसान जीता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब जो बच्चा पैदा हुआ, क्या वो 1 साल की उम्र से पहले तो नहीं उसकी डेथ हो गई। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब 1 साल की उम्र पहुंचने से पहले किसी बच्चे की डेथ तो नहीं होगी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें की लिटरेसी रेट क्या है। जो पॉपुलेशन की स्टडी है इसका मतलब होता है डेमोग्राफी, ठीक है, डेमोग्राफिक कंडीशंस का मतलब ये होता है। अब इसी सवाल को यहाँ पे देखो इन 2 स्टेटमेंट्स के जरिए भी पूछ सकता है और पूछा गया भी है पास्ट में। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं तुम्हें बता रहा हूँ। कह रहे थे डेमोग्राफिक कंडीशंस। अब यहाँ से देखो हिंट मिल गया ना कि ये कौन सा है। कभी कभी क्या होता है हमें हिंट ही नहीं मिलता कि ये कौन सा सवाल है, तो यहाँ पे हिंट मिल गया, पहली लाइन से ही पता चल रहा है। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट ब्रिटिश रूल वाज द मेन रीजन टू वर्सन द पॉपुलेशन प्रोफाइल। मैंने तुम्हें क्या बताया, डेमोग्राफी का मतलब क्या है, पॉपुलेशन की स्टडी। अब यहाँ पे देखो डेमोग्राफी वर्ड तो नहीं लिखा, लेकिन फिर हम आइडेंटिफाई कैसे करते, थोड़ा मीनिंग पता होगा तभी तो आइडेंटिफाई करेंगे ना कि हमें आखिर पूछ क्या रहे। तो डिफेंड और रिफ्यूट मतलब जो भी तुम्हारे को लग रहा है अपने रीजंस दो, ठीक है। तो आंसर में देखो यही सारी पॉइंट्स हैं। तो मैं जरा एक बार ये कीवर्ड्स अंडरलाइन करता हूँ, फिर इसको कंप्लीट करते हैं। तो कीवर्ड्स यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर लिए। हेडिंग और कीवर्ड याद कर लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। वही पॉइंट्स लिखे, हाई बर्थ रेट, डेथ रेट, एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट,
पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़ में एक है कि भाई पहले के टाइम में जैसे हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं थी, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं थे, तो अगर कोई पानी से रिलेटेड डिजीज़ फैलती थी या वो पानी हो गया जैसे एयरबॉर्न डिजीज़, जैसे कोरोना आया था तो हमें अवेयरनेस हो गई थी। लेकिन अगर मान लो आज से 100 साल पहले कोरोना आता तो लोगों को हो सकता है पता भी ना चलता कि क्यों डेथ्स हो रही हैं, क्यों इतनी सारे संख्या में लोग मारे जा रहे हैं, पता ही ना चलता। तो पहले के टाइम में ऐसी डिजीजेज बहुत वाइड स्प्रेड होती थी क्योंकि अवेयरनेस नहीं होती थी। आगे देखो भाई, आगे तुम्हारे पे अगेन हेडिंग्स है, सारे पॉइंट्स मैंने तुम्हें समझा दिए। लास्ट में कंक्लूजन ये है कि हमने अपना सारा जो एक तरीके से कारण था वो बता दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट पे, ब्रिटिशर्स पे, कि भाई उनके जो रूलिंग थी उस वजह से हमारे देश में इतनी सारी समस्या थी। तो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं, देखो अगेन स्टेटमेंट भेजे, देखो सीधा सीधा इंडियन इको का आता नहीं है, तुम्हें लगता तो होगा कि इंडियन इको बड़ी ईजी है, बट क्वेश्चन ही वो टेढ़े वे में पूछेगा तो फिर आसान कहाँ से हो गई। तो यहाँ पे देखो कह रहे हैं द रियल मोटिव बिहाइंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश रूल। कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ब्रिटिशर्स ने क्यों करा था, वॉज नॉट टू प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज टू द पीपल ऑफ इंडिया बट टू सब वेरियस कॉलोनियल इंटरेस्ट। ये कहता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ था ब्रिटिश रूल के दौरान वो उन्होंने अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए किया था, ना कि भारत की जनता के लिए। तो ये बात सच है या गलत है? तो भाई ये बात तो बिल्कुल ट्रू है। तो क्यों किया था उन्होंने? तो भाई यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे एक एक करके समझेंगे। फैसिलिटेटिंग ब्रिटिश ट्रेड, स्ट्रेंथनिंग ब्रिटिश कंट्रोल, और उसके बाद निग्लेक्ट ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो वहाँ कहते हैं इंडिया में ना जो रेलवेज का मेजर कंट्रीब्यूशन जो रहा है वो ब्रिटिश रूल के दौरान रहा है, क्योंकि उन्होंने रेलवेज बनाई थी। अब उन्होंने रेलवेज बनाई थी ताकि कनेक्टिविटी बढ़ सके हर शहर की। अब होता क्या था कि उस टाइम पर एक्सपोर्ट करते थे ना वो लोग, अभी हमने पढ़ा कि रॉ मटेरियल इंडिया से एक्सपोर्ट करते थे और वहाँ से फिनिश गुड्स इंपोर्ट करते थे। तो इंडिया में कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन अच्छा भी तो करना था ना, तो उसके लिए रेलवे बनाई। टेलीग्राफ, जो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ होता था, टेलीग्राफ का मतलब होता है जैसे आजकल हम फोन से मैसेजेस इधर उधर भेजते हैं, तो उस टाइम सरकार मैसेजेस भेजती थी टेलीग्राफ के थ्रू, ठीक है। उनका एक इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी के जरिए मैसेजेस इधर उधर भेजते थे, तो वो टेलीग्राफ वाला सिस्टम होता था। वो क्यों बनाया था? टेक्नोलॉजी तो दी, लेकिन वो इसलिए दी थी ताकि कहीं पर भी रिवोल्ट हो रहा है जो उनके अगेंस्ट, अगर कहीं पर रिवोल्ट हो रहा है ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, तो वो उसको सप्रेस कर सके, रिवोल्ट को फटाफट से जाकर दबाव बना पाए। या फिर अगर मान लो पता है वहां पे लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो वहां पर फटाफट एक जगह से लोगों को इकट्ठे होने से रोक दें। तो इसलिए उन्होंने ये कम्युनिकेशन सिस्टम बनाए थे। लास्ट है निग्लेक्ट ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ना हेल्थ पर फोकस किया ताकि देश में लोगों की हेल्थ अच्छी हो, ना एजुकेशन पे, ना सैनिटेशन पे। सैनिटेशन का मतलब है कि टॉयलेट्स अच्छे से हो, पब्लिक टॉयलेट्स अच्छे से हो, सैनिटेशन हो, मतलब सैनिटेशन और टॉयलेट्स अच्छे से हो, सीवेज सिस्टम अच्छे से हो, कूड़ेदान जगह जगह ठीक ठाक बने हो ताकि गंदगी वगैरह बीमारियां ना फैले। तो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, निग्लेक्ट ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब मैं यहाँ पर कीवर्ड्स तुम्हारे को अंडरलाइन कर देता हूँ। तो कीवर्ड्स यहाँ पर मैंने अंडरलाइन कर लिए हैं, और कीवर्ड्स और हेडिंग याद कर लो। जो भी मैं तुम्हारे को चीज़ें समझा रहा हूँ ये वीडियो एक बार फिर से देखो ताकि चीज़ें, स्टोरी तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए, और उसके बाद खाली हेडिंग्स और कीवर्ड्स के दम पे ना तुम आंसर अपना फॉर्म करने लायक हो जाओगे। आगे पढ़ेंगे भाई। अगला जो अपना सवाल है वो है ग्रीन रेवोल्यूशन पे। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, देखो सिंपल है। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, क्यों इंप्लीमेंट हुआ, क्या बेनिफिट्स थे, ये सबसे सिंपल है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा घुमा के भी पूछा जा सकता है। कह रहा है एज ए रिजल्ट ऑफ इंटेंसिव एंड कंटिन्यूड एफर्ट्स ऑफ मेनी एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट द स्टैग्नेशन इन इंडियन एग्रीकल्चर वाज परमानेंटली ब्रोकन। अगर तुम ध्यान से देखो कहीं पर भी ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ड ही नहीं है, तो आपको पता तो होना कि ग्रीन रेवोल्यूशन था क्या। अगर मीनिंग ही नहीं पता भाई और घुमा के सवाल आ जाएगा, आइडेंटिफाई कैसे करोगे। अब यहाँ पे देखो विद रेफरेंस टू द अबव स्टेटमेंट, अब वो कह रहा है खुद बताओ नेम द एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी इंट्रोड्यूस्ड। किस बारे में बात हो रही है? कहीं पर नहीं लिखा ग्रीन रेवोल्यूशन, हमें आइडेंटिफाई करना है। फिर बोल रहा है एक्सप्लेन इट्स मीनिंग। अब वो जान के नहीं नाम बता रहा, वो चाहते तुम गेस करो। अगर तुम ये गेस नहीं कर रहे और 6 नंबर में सवाल लगे तो 6 नंबर उड़ेंगे ना फिर हमारे, तो ये चीज़ का ध्यान रखो। फिर वो आगे स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, मीनिंग बता दो, बेनिफिट्स बता दो। मोटा मोटा आपको खुद से आइडेंटिफाई करना था कि ये ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता था कि क्रॉप्स का प्रोडक्शन हमें बहुत स्पीड से बढ़ाना था, तो हमने कुछ स्पेशल सीड्स का इस्तेमाल किया जिसको बोलते थे HYV। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, तुम्हारे आंसर में होना चाहिए। हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, ये HYV तुम्हारे आंसर में होना चाहिए। क्यों करा था? क्योंकि भाई देश में फूड शॉर्टेजेस थी, फूड की जो खाने की कमी हो जाती थी। तो भाई खाने की कमी होगी तो देश भूखा सोएगा तो क्या तरक्की करेगा, तो खाने की कमी होती थी। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन से जब इन स्पेशल सीड्स का इस्तेमाल किया गया तो जो क्रॉप्स की प्रोडक्शन थी वो इतनी तेज़ी से बढ़ गई कि हमारे पास इवन बफर स्टॉक भी होने लग गया। मतलब एक तो क्या हुआ कि किसान का सारा सामान बिक जाता था,
किसान कमाई कर लेता था कि भाई मेरे पास प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो उसका जो क्रॉप थी वो बिकती भी थी, कमाई भी करता था। साथ साथ बफर स्टॉक बन जाता था। बफर स्टॉक मतलब कि कल को मान लो जैसे गोडाउन में सेविंग नहीं होती, वेयर हाउस में सेविंग हो जाए, तो अगर मान लो ज़्यादा क्रॉप्स बन गई जो बिकी भी नहीं, तो हम स्टोर कर लेते थे, और कल को जब भी फूड शॉर्टेज होती थी या कल को कभी अच्छे से हमारे यहाँ फसल नहीं होगी, तो पुराना स्टॉक हम इस्तेमाल कर सकते थे। फिर और एक बेनिफिट क्या होता था, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत अच्छे से होती थी, क्रॉप्स अच्छे से उगती थी, तो खाना अच्छे से उगा लेते थे, तो होता क्या था कि क्योंकि कोई चीज़ बहुत अच्छे से अवेलेबल हो जाती थी, तो उसका प्राइस, जो महंगाई थी वो बहुत ज़्यादा नहीं रहती थी, प्राइस गिर जाता था। तो जो लोअर इनकम ग्रुप्स थे, जो हमारे देश की गरीब जनता थी, वो भी खाना अफोर्ड कर पा रही थी, खाना खरीदना अफोर्ड कर पा रहे थे। तो यहाँ पर मैं तुम्हारे को एक बारी अंडरलाइनिंग कर देता हूँ कीवर्ड्स की। तो रीजन में देखो 2 पॉइंट्स है, वर्कफोर्स शेयर्स और लो प्रोडक्टिविटी। वर्कफोर्स शेयर मतलब तुमने सुना होगा भारत एक कृषि प्रधान देश है, मतलब फार्मिंग पे डिपेंडेंट कंट्री है, तो बहुत सारे लोग फार्मिंग पे डिपेंडेंट है। तो अगर फार्मिंग अच्छे से होगी तो सबका घर अच्छे से चलेगा, फार्मर्स का घर अच्छे से चलेगा, फार्मिंग अच्छे से होगी तो जो भी वो उगाएंगे वो मार्केट में बेच पाएंगे, कमाई कर पाएंगे। और लो प्रोडक्टिविटी, पहले हम इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट थे, तो अब हम खुद ही अच्छे से अगर क्रॉप्स ग्रो कर लेंगे तो हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये रीजन से जो हमें ग्रीन रेवोल्यूशन लाना पड़ा। बेनिफिट्स में मार्केटेबल सरप्लस का मतलब है किसान के पास इतनी सारी क्रॉप्स हो जाती थी कि वो खाने के बाद भी बहुत सारा सरप्लस बचता था। मार्केटेबल सरप्लस मतलब वो सरप्लस को फिर मार्केट में सेल करता था, तो मतलब वो कमा लेता था। बफर स्टॉक मतलब फूड शॉर्टेज के टाइम के लिए हमारे पास सेविंग हो जाती थी क्रॉप्स की। और फिर बेनिफिट्स टू लो इनकम ग्रुप्स, जो गरीब लोग थे उनके लिए प्राइजेस थोड़े अफोर्डेबल हो जाते थे, तो वो भी आराम से खाना वाना खा लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई। नेक्स्ट आपको बोल रहा है एक्सप्लेन ग्रोथ विद इक्विटी एज अ प्लानिंग ऑब्जेक्टिव। तो 5 ईयर प्लान्स के ऊपर सवाल आ गया और इसमें आपको दोनों बताने हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है तो दोनों बताना है, ग्रोथ इक्विटी दोनों बताना है। नीचे वाला ध्यान से पढ़ो, देखो यहाँ क्या बोल रहा है। कह रहा है द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस। तो ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस, 3 ऑब्जेक्टिव की तो यहाँ पे बात कर ली उसने। मे नॉट इंप्रूव द काइंड ऑफ लाइफ अंटिल एंड अनलेस द फोर्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 ईयर प्लान इज अचीव। तो फोर्थ ऑब्जेक्टिव मिसिंग है जो इस आंसर में नहीं लिखा, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में अगर ये नीचे वाला सवाल आ गया तो आपको खाली इक्विटी के बारे में बात करनी है। देखो ग्रोथ और इक्विटी मैं दोनों समझा रहा हूं। अब ग्रोथ और इक्विटी का मतलब है कि ग्रोथ मतलब अगर एक कंट्री की, एक देश की ग्रोथ करनी है तो उसकी जीडीपी बढ़ानी पड़ेगी। जीडीपी से मतलब होता है कि एक देश में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उनकी प्रोडक्शन बढ़ाओ। अगर एक देश में पहले 10 गाड़ियां मैन्युफैक्चर हो रही थी, तो अगर 12 गाड़ियां अब मैन्युफैक्चर हो रही है तो जीडीपी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जितनी भी चीजें प्रोड्यूस हो रही है उनकी प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ जाएगा। अब ये तो हुआ ग्रोथ। इक्विटी और ग्रोथ में लिंक ये है कि यार अगर मान लो तुम देश की प्रोडक्शन बढ़ा भी दोगे तो क्या वो बेनिफिट देश के सारे लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जीडीपी तो बढ़ रही है, देश की तरक्की तो हो रही है, लेकिन वहां के देश के लोगों को फायदा ही नहीं हो रहा। तो इक्विटी का मतलब ये होता है कि जो बेनिफिट है ना ग्रोथ का, वो लोगों तक पहुंचाया जाए। अब कैसे पहुंचाया जाएगा, तो गवर्नमेंट को मेक श्योर करना है कहीं ऐसा ना हो कि अमीर ही अमीर हुए जा रहा है, गरीब कहीं ऐसा तो नहीं और गरीब होता जा रहा है, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो फिर इक्विटी नहीं रहेगी ना, गैप बन जाएगा। तो इक्विटी का मतलब है सबकी तरक्की हमारे को करनी है, मतलब इक्वालिटी से ग्रोथ हमारे को करनी है। तो ये इस आंसर में मैं तुम्हें जरा कीवर्ड्स मार्क कर देता हूं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो कीवर्ड्स यहाँ पे अंडरलाइन मैंने कर दिए। ये कीवर्ड्स तुम्हें याद करने, जो एक्सप्लेनेशन मैंने तुम्हें दी है जीडीपी की कि देश में गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ानी है और इक्वालिटी होनी चाहिए, रिच और पुअर का गैप नहीं बढ़ना चाहिए, इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, सेम चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं। और इसी को एक बार कीवर्ड्स को आप याद कर लेना। और ये येलो वाला तो यार हमेशा याद करना, येलो वाला तो इंपॉर्टेंट ही है। तो इसके में तुम्हारा ये आंसर डन हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास कि डज मॉडर्नाइजेशन, देखो हर एक सवाल को मल्टीपल वेज में पूछ सकता है, कोई भी ऐसा नहीं है स्ट्रेट फॉरवर्ड है, घुमा कर भी पूछ सकता है। तो इसीलिए मैं तुम्हारे पास ना हमेशा वही पूरे इस वीडियो में सारे वो सवाल लाया हूं जिनको ट्विस्ट कर करके पूछा जा सकता है और कितने ट्विस्ट में, मतलब कितने वेज में पूछा जा सकता है। कह रहे डज मॉडर्नाइजेशन एज अ प्लानिंग ऑब्जेक्टिव क्रिएट्स कॉन्ट्राडिक्शन इन द लाइट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। कह रहे मॉडर्नाइजेशन होने से क्या एम्प्लॉयमेंट में कॉन्ट्राडिक्शन है, यानी कि अगर देश की तरक्की होगी, मॉडर्नाइज होगा, मतलब अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जॉब्स कम हो जाएंगी, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। तो उसी चीज़ को वो यहाँ पे बोल रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन एज अ प्लानिंग ऑब्जेक्टिव शोज अ डाइकोटॉमी का यहाँ पर मीनिंग है कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पर मीनिंग है कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, विद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब तुम खुद सोचो, आजकल न्यूज़ आती है ना, एआई आ रहा है जॉब्स खा जाएगा, एआई आ रहा है जॉब्स खा जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमेशा एक डर होता है कि जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाएगी तो जॉब्स में ना प्रॉब्लम हो जाएगी, जॉब क्रिएशन कम हो सकता है, तो एक चांस रहता है। अब यहाँ पर जैसे मान लो पहले के टाइम में क्या था कि भाई अगर अच्छी अच्छी मशीनरीज आएंगी तो लेबर की
यूज़ कम हो जाएगी। भाई अगर एक मशीनरी से ही 10 लोगों का काम हो गया तो 10 लोगों की जॉब चली गई ना। तो ये चीज़ है कि अगर टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होगी तो जॉब्स ऑब्वियस सी बात है कम हो सकती हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। अब ज़रा मैं कीवर्ड्स अंडरलाइन कर देता हूँ। कीवर्ड्स मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं। अब यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, इंडिया क्या है, लेबर अबंडेंट कंट्री, मतलब यहाँ पे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएगी तो बहुत सारी जो जॉब्स हैं वो चली जाएंगी, तो जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है हमारी कंट्री के सिनारियो के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला कह रहे व्हाई वाज इट नेसेसरी फॉर अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया टू फॉलो सेल्फ रिलायंस एज अ प्लानिंग ऑब्जेक्टिव। और यहीं पे दूसरे वे में क्या बोल रहा है, डिस्कस ब्रीफली द रैशनल बिहाइंड चूजिंग सेल्फ रिलायंस। ये तो इजी है, इसमें तो भैया हर बार ही उसने हमारे को सेल्फ रिलायंस वर्ड लिख दिया तो हम समझ गए। सेल्फ रिलायंस मतलब सेल्फ मतलब खुद पे रिलाय करना। तो एक देश को हमेशा खुद पर ही रिलाय करना चाहिए, दूसरी कंट्री पे रिलाय नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं रिलाय करना चाहिए? जैसे मान लो हमारे देश में फूड की प्रॉब्लम हो जाए, अगर हम खुद ही ग्रो नहीं करेंगे अपना फूड तो हमें बाहर से मंगाना पड़ेगा। बाहर से क्या होगा कि मान लो उनका दिल है भाई महंगा देना है, महंगा देंगे। मान लो उनके पास भाई साहब किसी रीजन से कहीं कोई और ज़्यादा महंगा उनसे सामान मिल जाए तो हमें और महंगा देंगे क्योंकि भाई उनको वहाँ बेचने में प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर हम खुद पे डिपेंडेंट होंगे ना तो वो चीज़ बेस्ट रहती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर हम मान लो किसी फॉरेन कंट्री पे डिपेंडेंट है तो एक प्रॉब्लम और आती है कि वो जो फॉरेन कंट्री पे अगर हम डिपेंडेंट है वो हमारे देश की ना पॉलिसीज में भी इंटरफेरेंस करेगी। मतलब वो हमें ये सिखाएंगे कि हमें हमारा देश कैसे चलाना है। तो ये दो चीज़ों की वजह से हमें खुद पर ही डिपेंडेंट होना चाहिए। तो एक तो फॉरेन डिपेंडेंस रिड्यूस करो क्योंकि महंगा माल ना मिले। दूसरी चीज़ कि वो बंदा हमारी कोई और देश हमारे देश में ना हमारी पॉलिसीज में इंटरफेरेंस ना करे। तो ये दो मेन पॉइंट्स है। अब जरा मैं कीवर्ड्स अंडरलाइन करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है डिस्कस ब्रीफली हाउ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। याद रखना खाली इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी लिखा हुआ आ सकता है, ब्रैकेट में लैंड रिफॉर्म्स हो सकता है मिसिंग हो, तो समझ जाना ये कौन से वाला रिफॉर्म है, लैंड रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। अच्छा इसी चीज को दूसरे वे में कह रहा है एक्सप्लेन द नीड एंड टाइप ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इंप्लीमेंटेड इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो इंपॉर्टेंट सवाल है और थोड़ा इजी भी है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो यहाँ पे देखो आपको पता होना चाहिए कि पहले जमींदारी सिस्टम हुआ करता था, तो जब ये आए रिफॉर्म्स तो जमींदारी सिस्टम हटा दिया, यानी कि मिडलमैन हटा दिया। जो किसान किराए की जमीन पर काम कर रहे थे वहां पर जो एक रेंट की अमाउंट होती थी वो फिक्स करी, जो कि 33% के आसपास फिक्स करी, जितनी भी वो क्रॉप्स वगैरह उगा लेते थे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर किसी किसान के पास बहुत ही कम जमीन है तो उसको जमीन सरकार अलॉट करने में मदद करती थी, ताकि एक हर किसान के पास एक सर्टेन मतलब एक सर्टेन एरिया तो काम करने के लिए। और क्या करते थे, लैंड सीलिंग करी। लैंड सीलिंग मतलब कि अगर किसी के पास बहुत ही ज्यादा जमीन है, अंधी जमीन है, तो उससे थोड़ी सी जमीन वापसी ले ली, उसको ऑब्वियसली कंपनसेट करा, लेकिन उससे उस जमीन सरकार ने ले ली। और वो जो जमीन जो एक बड़े किसान से या बड़े जमींदार से उन्होंने सरकार ने ली, वो छोटे किसानों में बांट दी। एक और चीज होती है इसमें कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग होता है कि जैसे मान लो 10 छोटे छोटे किसान हैं, सबके पास थोड़ी थोड़ी जमीन है, तो सारे अपनी जमीन को ना एक सिंगल यूनिट मान लेंगे। ओनर हर कोई रहेगा, ओनर जो पुराना था वही ओनर रहेगा, बट उसको एक सिंगल जमीन मान के एक साथ काम करेंगे, क्योंकि एक बड़ी जमीन पे क्रॉप्स उगानी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना कंपैरेटिवली इजी होता है, जिससे क्रॉप्स की प्रोडक्शन अच्छी होती है। तो ये सारी चीजें हमें इसमें आंसर में लिखनी है, और मैं जरा कीवर्ड्स तुम्हें मार्क करता हूं। तो कीवर्ड्स अंडरलाइन करते हैं। जमींदार, जागीरदार, जमींदारी सिस्टम एबॉलिश किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। टिलर वर्ड आपको इस आंसर में लिखना है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसका मीनिंग फार्मर ही रहता है। अब यहाँ पे देखो कह रहे हैं द एग्रीकल्चरल सेक्टर इन इंडिया अडॉप्टेड द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लैंड रिफॉर्म स्ट्रेटेजी। ये हेडिंग याद कर लेना, एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, रेगुलेशन ऑफ रेंट, सारे मीनिंग मैंने समझाया, सेम टू सेम वही लिखा है जो मैंने तुम्हें समझाया। टिलर का मीनिंग फार्मर है, वो भी मैंने यहाँ तुम्हारे लिए लिख दिया, लेकिन टर्म आप अपने आंसर में टिलर ही लिखकर आना। लैंड सीलिंग क्या मीनिंग था, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग, सारे मीनिंग मैंने तुम्हें जस्ट अभी अभी समझाए हैं, और इनकी एक एक लाइन की यार आंसर है, अपनी लैंग्वेज में तुम बता देना अगर मीनिंग तुम्हें याद है तो ये तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार तुम्हें कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग बताता हूँ, ये शायद रह गया। इसका मीनिंग है, मान लो एक किसान के पास अलग अलग जगह पर जमीन है, मान लो साउथ में एक उसका पास टुकड़ा है छोटा सा, एक ईस्ट पार्ट में उसकी विलेज में छोटा सा टुकड़ा है, एक वेस्ट में, एक नॉर्थ में, ऐसे करके उसके पास छोटे छोटे पीसेस हैं। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन का मतलब है कि सारे पार्ट्स को ज्वाइन कर दिया जाएगा, मतलब उन चार में से मान लो जो एक जगह एक्स्ट्रा जमीन होगी कहीं पर, वहां पे उसको जमीन अलॉट कर देंगे और बाकी 3 जगह से उसकी जमीन कैंसिल कर देंगे, वो फिर किसी और को देके कंसोलिडेशन वहां पर ऐसे करेंगे। नेक्स्ट देखो भाई, आपके पास है जो ये सवाल आ रहा है, ये ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर आ रहा है। तो पहले पढ़ लेते हैं भाई, देखो 3 वेज में पूछा जा रहा है, पूछ क्या रहा है।
तो टू प्रमोट ग्रीन रेवोल्यूशन द इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइडेड फर्टिलाइजर सब्सिडीज, कह रहे हैं सब्सिडीज दी थी फार्मर्स को। ब्रीफली एक्सप्लेन एनी टू आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ सच सब्सिडीज, तो क्यों सब्सिडीज दी थी उसके फेवर में आर्ग्यूमेंट देना है। यहाँ पे देखते हैं उसी चीज को कैसे पूछ रहे हैं। द डिबेट ओवर फार्म सब्सिडीज इन इंडिया इज एनरेज्ड एट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। द डिबेट ओवर फार्म सब्सिडीज, अब समझना पड़ेगा भाई तुम्हें यहाँ से कि ये कौन सी वाली चीज की बात कर रहा है। इन फेवर ऑफ कंटिन्यूइंग फार्म सब्सिडीज, फार्म सब्सिडीज मतलब यही वाला टॉपिक है ग्रीन रेवोल्यूशन वाला। आगे है वाइल सब्सिडीज एनकरेज farmers to use new technology, they are a huge burden on the government finances, discuss the usefulness of subsidies। तो यहाँ से भी तुम्हारे को सब्सिडीज फार्मर्स तुम्हारे को आइडेंटिफाई करना है ये कौन सा सवाल है। तो ये एक ही सवाल है और इसका एक ही आंसर है, बट देखो कितने सारे वेज में पूछा जा सकता है। अब आप एक बात सुनो भाई, आप इस आंसर को करने से पहले दो चीज़ों का मीनिंग समझ लो। एक तो सब्सिडी का मतलब होता है कि जैसे कोई चीज़ 1000 की है तो अगर सरकार ने सब्सिडी दी तो वो चीज़ मार्केट में 600 में मिल जाएगी क्योंकि 400 रुपये सरकार बियर करने वाली है, ये मीनिंग हुआ सब्सिडी का। दूसरा चीज़ किसान जो है हमारे देश का वो एक गरीब किसान है, एक गरीब इंसान है, ये चीज़ तुम्हें माइंड में रखनी है, तो उसको सब्सिडी की ज़रूरत होती है। अब क्यों होती है, जैसे मान लो ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो HYV सीड्स का इस्तेमाल करना है, तो ये एक नई टेक्नोलॉजी है। तो नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के लिए ना एक किसान को और एक गरीब किसान को डर लगेगा, उसको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो वो अपनी जेब से सारा पैसा लगाए और कल को मान लो चीज़ ना वर्क करे तो उसका तो नुकसान हो जाएगा ना। तो ये पॉइंट्स तुम्हारे माइंड में याद रखने, तो सब्सिडी का मीनिंग, और दूसरा जो हमारा फार्मर है वो एक गरीब फार्मर है। अब मैं तुम्हारे को यहाँ पर पॉइंट्स अंडरलाइन कर देता हूँ और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कीवर्ड्स यहाँ पे अंडरलाइन कर दिए, वही चीज़ जो मैंने तुम्हें समझाई वो बोल रहा है। और साथ साथ इंश्योरिंग इक्विटी का मतलब है कि भाई अगर मान लो सरकार हमारे देश के गरीब किसान को सपोर्ट नहीं करेगी तो वो इंप्रूव कैसे होगा, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव कैसे होगा। अमीर किसान मान लो सब्सिडी नहीं दे तो जो अमीर किसान है वो तो फिर भी खरीद लेगा ये HYV सीड्स क्योंकि उसकी कैपेसिटी है नुकसान सहने की, लेकिन गरीब इंसान तो खरीद ही नहीं पाएगा, तो वो कल को अमीर या उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा कैसे। तो इक्विटी मतलब कि गरीब और अमीर में गैप बढ़ने ना देना, उनमें कोशिश करना गैप कम होती है, इक्विटी हमारे को बनानी है। अब इस क्वेश्चन में तो आपको नहीं पूछ रहा है, लेकिन बाय चांस आपसे आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट सब्सिडीज पूछ ले तो वो भी मैंने यहाँ पर लिखे। तो आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट सब्सिडी भी मैं तुम्हें बता देता हूँ कि एक तो भाई क्योंकि सब्सिडी मतलब सरकार अपनी जेब से पैसे भरी जा रही है, तो बेनिफिट किसको हो गया, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को, कि उसका माल बड़ा एकदम स्पीड से बिकने लग गया क्योंकि सरकार सब्सिडी दिए जा रही है। मिसयूज बाय बिग फार्मर, अब सब्सिडी में का क्या मीनिंग है कि सरकार थोड़ा डिस्काउंट दे रही है तो बिग फार्मर को ज़रूरत ही नहीं है डिस्काउंट की, वो अफोर्ड करता है महंगे रेट पे, लेकिन वो फिर भी डिस्काउंट का फ़ायदा उठा रहे हैं क्योंकि उसे अपने प्रॉफिट्स और बढ़ाने हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जब हर कोई सरकार की दी हुई सब्सिडी का मिसयूज़ करता है तो सरकार के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता है, गवर्नमेंट को उल्टा महंगा फील होता है कि भाई हर किसी को मुझे सब्सिडी देनी पड़ रही, तो सरकार के ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेस होगा। तो ये आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट सब्सिडीज है, ये भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे हमारे पास है कि इंडिया इज ऑफन कॉल्ड एज आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन ऑफ द वर्ल्ड, और इसी चीज को पूछ रहा है इंडिया हैज सर्टेन एडवांटेजेस व्हिच मेक्स इट्स अ फेवरेट आउटसोर्सिंग। तो भाई यहाँ पे आउटसोर्सिंग वर्ड क्लियर लिख रहा है, तो यानी कि क्वेश्चन दो आसान है। देखो आउटसोर्सिंग का मतलब है जैसे यूएस से बहुत सारी आईटी सर्विसेज या आईटी रिलेटेड जॉब्स का ठेका इंडिया को दे देता है, तो मतलब इंडिया में बहुत सारे ऑफिस सेटअप हैं जो आईटी सर्विसेज का काम करते हैं यूएस कंपनीज के लिए, ठीक है। तो बेसिकली इसका मीनिंग ये है कि तुम अपना काम खुद नहीं कर रहे, मतलब वो अपना काम खुद नहीं कर रहे, खुद जॉब्स नहीं हायर कर रहे, वो काम हमारे को दे रहे हैं कि आप हमारे लिए ये काम कर दो, तो ये होता है आउटसोर्सिंग का मीनिंग। तो आउटसोर्सिंग क्यों करा जाता है, क्योंकि भाई इंडिया में लेबर बहुत ज़्यादा है, हमारे देश में स्किल्ड लेबर भी बहुत है, अनस्किल्ड लेबर भी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग भी बहुत हैं जो कम रेटों पे काम करने के लिए तैयार हैं। तो यूएस का बंदा अगर यूएस के बंदे से काम करेगा तो वहाँ पे एक मिनिमम वेज रेट उसको देना पड़ेगा, लेकिन वही चीज़ इंडिया में उसकी बहुत सस्ते में हो जाएगी क्योंकि एक तो हमारी करेंसी बड़ी फ़र्क पड़ती है ना, सस्ती है करेंसी यूएस डॉलर के सामने, तो वो यहाँ दे देते हैं काम। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो ये होती है कि उनको अगर उन्होंने हमें काम दे दिया तो उनको ना टर्नओवर का ध्यान नहीं रखना, एम्प्लॉयज़ टर्नओवर का मतलब है कि अगर मान लो वो खुद बंदा, अगर वो यूएस की कंपनी खुद हायरिंग करे बंदों की, तो उनको ध्यान रखना पड़ेगा कौन कब जॉब छोड़ रहा है, कौन कब किसको हायर करना पड़ा, उनको दिमाग लगाना पड़ेगा, हायरिंग पे ना बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, तो उस चीज़ का ध्यान उन्हें नहीं रखना। उन्होंने इंडिया की कंपनी को आउटसोर्सिंग कर दिया कोई काम, अब इंडिया
की जो कंपनी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कितने लोग हायर करती है, वो लोग जॉब छोड़ते हैं नहीं छोड़ते, अगर नया बंदा आता है तो उनकी ट्रेनिंग करनी है नहीं करनी है, कैसे करनी है, वो सारा इनका प्रॉब्लम है, इनका नहीं है। तो एक बार आउटसोर्सिंग करी कि भाई तुम हमारा ये काम करो, तो बहुत सारी सरदर्दियां भी हमने इसी देश की कंपनी को दे दी। इसमें एक ओवरहेड कॉस्ट भी आता है, वो भी तुम्हें लिखना है। ओवरहेड कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है? तो ओवरहेड कॉस्ट का मीनिंग ये हो गया कि यूएस से की ना ओवरहेड कॉस्टिंग का खर्चा बच गया। अब ये कौन सा खर्चा है? मान लो ये आउटसोर्सिंग नहीं करते, ये ठेका नहीं देते काम करने का इंडिया की कंपनी को, तो इनको एक ऑफिस स्पेस भी तो लेनी पड़ती भाई, ऑफिस स्पेस लेनी पड़ती, वहां पे बिजली का खर्चा करना पड़ता, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा करना पड़ता, ठीक है, और पानी का खर्चा करना पड़ता, एचआर का पूरा स्टाफ बिठाना पड़ता है, एचआर मैनेजमेंट बिठानी पड़ती, तो बहुत सारे खर्चे अलग से भी करने पड़ते। मतलब अपना मेन जो काम करने वो तो करना ही करना पड़ता, लेकिन वो काम करने के लिए जो बहुत सारे खर्चे हैं भाई, अगर मेरे को बिजनेस करना है तो एक ऑफिस तो चाहिए, एक जगह तो चाहिए, तो वो जगह भी तो लेनी पड़ेगी ना, वहां पे बिजली पानी का भी तो खर्चा होगा ना, फिर एचआर मैनेजमेंट बिठाना पड़ता है ताकि ऑफिस में एक माहौल ठीक ठाक सा मेंटेन रहे। तो ये सारे खर्चे भी तो इन्होंने इनको ही दे दिए ना एक तरीके से आउटसोर्स करके। तो ये बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं आउटसोर्सिंग करने के। तो अब मैं जरा यहाँ पे कीवर्ड्स मार्क कर देता हूँ। तो ये तुम्हारे सामने कीवर्ड्स हो गए। चीप लेबर वाला पॉइंट मैंने तुम्हें समझाया कि इंडिया में स्किल्ड लेबर भी सस्ती है। क्यों सस्ती? क्योंकि बहुत ज़्यादा है। स्किल एंड एक्यूरेसी, पढ़े लिखे लोग हैं, सारे काम कर लेते हैं, आईटी के, अकाउंट्स के, सब काम कर लेते हैं, सब आता है यहाँ पे हमें। आगे देखो भाई, कंटिन्यूटी एंड रिस्क मैनेजमेंट, यहाँ पे इंप्लॉय हाई टर्नओवर, मतलब कि आउटसोर्सिंग जब करते हैं तो इंडिया की जो कंपनी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कितने लोग उनकी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, क्योंकि जब भी नया बंदा हमारी कंपनी ज्वाइन करता है ना तो एक उसकी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, ट्रेनिंग कॉस्ट भी आती है, तो वो भी इसी की है, वो यूएस की कंपनी की प्रॉब्लम नहीं है। ओवरहेड कॉस्ट मैंने तुम्हें बताया भाई, ऑफिस स्पेस, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारी चीज़ें हमें चाहिए होंगी अगर हमें अपना बिजनेस या आउटसोर्सिंग नहीं करनी। तो आगे करेंगे भाई, नेक्स्ट है हमारे पास एक डिफरेंस, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर। टैरिफ का मतलब होता है टैक्स, नॉन टैरिफ का मतलब है जो टैक्स नहीं है लेकिन फिर भी बैरियर है। देखो यहाँ पे है कि इंडिया चाहता है कि फॉरेन से गुड्स हमारे देश में कम है, मतलब इंपोर्ट्स कम हो। तो तुमने सुना होगा कि भाई जैसे प्रोटीन का एग्जांपल लें, आज की डेट में जो प्रोटीन, वे प्रोटीन अपना बाहर से इंपोर्ट होता है, ऑन का होता है या बहुत सारी कंपनीज है यूएस ब्रांड्स का इंपोर्ट होता है, उस पर टैक्सेस लगते हैं, ठीक है। तो प्राइस जो है अगर मान लो यूएस में बिकेगा तो 4,000 में बिकेगा, लेकिन इंडिया में 4,000 का नहीं बिकेगा, टैक्स लगेगा और उसका प्राइस 5, 6, 7,000 अकॉर्डिंगली जितना टैक्स लग रहा है उतना हो जाएगा। तो टैक्सेस इसलिए लगाए जाते हैं ताकि वो देश में हमारे इंपोर्ट कम क्वांटिटी में हो, क्योंकि महंगी चीज़ हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है यार, अगर कोई प्रोटीन का डब्बा महंगा हो गया तो जाहिर सी बात है तुम डोमेस्टिक इंडियन प्रोडक्ट ढूंढोगे जो उसके कंपैरेटिवली सस्ता मिलेगा। तो यहाँ पर टैरिफ बैरियर्स का मीनिंग ये है कि भाई टैक्सेस इसलिए लगाओ ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन मिले, यहाँ पे इंडियन इंडस्ट्रीज को प्रमोशन हो। नॉन टैरिफ बैरियर का मतलब है कि टैक्स तो नहीं है लेकिन फिर भी कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे ताकि बाहर के गुड्स हमारे यहाँ ना आए। जैसे इंपोर्ट कोटा लगा दिया कि भाई इंडिया में सिर्फ इतनी गाड़ियाँ ही इंपोर्ट होंगी, इससे ज़्यादा गाड़ी इंपोर्ट करना अलाउड ही नहीं है। तो ये एक टैक्स रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, ये नॉन टैरिफ रिस्ट्रिक्शन है। ये एग्जाम्पल मैंने तुम्हें दिए। तो इंपोर्ट्स पे लगाते ताकि इंपोर्ट्स ज़्यादा ना करें और प्रोटेक्शन किसको मिले? डोमेस्टिक इंडस्ट्री को मिले। अच्छा, यहाँ पे अगर तुम याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछोगे तो मीनिंग याद करना है, पर्पस और नेचर। मतलब मैं ये कह रहा हूँ ये बेसिस का कॉलम बनाकर आना, ये बिना बनाए मत आना। और यहाँ पे एक्सप्लिसिट वर्ड का मीनिंग होता है क्लियर, कि बहुत क्लियरली भाई टैक्स कितना है बहुत क्लियरली पता होता है कि भाई इस टाइप के गुड्स पे इतना टैक्स लगेगा। लेकिन नॉन टैरिफ बैरियर्स है वो एक्सप्लिसिट नहीं होते, बहुत क्लियरली मेंशन नहीं होते। अगला करते हैं भाई। अगला तुम्हारे पास एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बायलेटरल और मल्टीलेटरल। बाय का मतलब 2 होता है, याद रखना, बाय का मीनिंग होता है 2, ठीक है। मल्टी मतलब 2 से ज़्यादा। तो बायलेटरल ट्रेड का मीनिंग होगा जैसे मान लो इंडिया और पाकिस्तान ने कोई एग्रीमेंट बनाया फॉर एग्जांपल कि भाई इतना हम जब तुम्हारे देश से एक्सपोर्ट करेंगे या इंपोर्ट करेंगे तो ये टैक्स लगा लेना और तुम इतना टैक्स लगा लेना। अगर वो प्री डिसाइड कर लें, पहले से ही एक एग्रीमेंट बना लें, तो उसके बाद बहुत फ्रीली ट्रेडिंग करी जा सकती है। तो इसको बोलते हैं बायलेटरल। मल्टी में मान लो 3 देश होने चाहिए मिनिमम, ठीक है। मल्टी मतलब 3 देश होने चाहिए, तो इंडिया, पाकिस्तान और फॉर एग्जांपल चाइना। ये एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो इन तीनों ने डिसाइड किया कि भाई अगर हम तीनों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना तो पहले से एक बारी टैरिफ बैरियर्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स डिसाइड कर लेते हैं ताकि उसके बाद हम फ्रीली एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें बहुत स्पीड से। या मान लो जानकर इंपोर्ट के टैक्सेस तीनों देश अपने कम कर लें ताकि तीनों एक दूसरे को माल आराम से बेच पाएं। तो ये होता है मल्टीलेटरल ट्रेड। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिस का कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारा रहने वाला है। और क्लियर है यार, यहाँ पे 2 है, ये मोर देन 2 है।
और यहाँ पर अगर 2 लोग हैं तो इसमें बायलेटरल ही अगर इंडिया करेगा तो उसको हर अगर नए देश के साथ डीलिंग करनी है तो बार बार बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि बायलेटरल मतलब मैं और मेरे सामने बस एक, तो बार बार बनाना पड़ेगा क्योंकि मल्टीपल हम नहीं बना रहे। तो अगर हम मल्टीपल के साथ बना लेंगे तो एक ही बार नेगोशिएट करना और फिर सारा काम डन हो जाएगा। तो ये बेसिस याद कर लेना, मीनिंग मैंने तुम्हें बता दिया, इसके बाद तुम देखोगे तुम्हें ये आराम से याद होने लग जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं भाई। आगे हमारे पास क्वेश्चन देखो कितनी सारी वेज में पूछा है, तो पढ़ते हैं जरा कौन सा है। एग्रीकल्चरल सेक्टर अपीयर्स टू बी एडवर्सली अफेक्टेड बाय द रिफॉर्म प्रोसेस, तो ये एलपीजी की बात कर रहा है, एलपीजी की। और यहाँ पर आगे देखते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और वाइडली क्रिटिसाइज्ड बिकॉज इट निग्लेक्टेड एग्रीकल्चरल सेक्टर, तो तुम्हें पता होना चाहिए भाई बात किस बारे में हो रही है, आइडेंटिफाई कर पाओ। नेक्स्ट देखो द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हैज निग्लेक्टेड द एग्रीकल्चरल सेक्टर कंपेयर टू इंडस्ट्री, ट्रेड एंड सर्विस सेक्टर। देखो भाई जो तुम्हारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे तो यहाँ इसमें हुआ क्या था कि सरकार ने इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर पे फोकस बढ़ाया था, एग्रीकल्चरल सेक्टर को कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया था, मतलब कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में इन्वेस्ट करना बंद कर दिया था। सब्सिडीज जो देते थे पहले वो सब्सिडीज देनी बंद कर दी थी, और उसके बाद बाहर से जो इंपोर्ट होता था एग्रीकल्चर यानी कि जो क्रॉप्स, वहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटीज भी कम कर दी थी। तो इससे क्या होता था, किसानों के पास ना इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन बढ़ गया। भाई अगर बाहर से भी क्रॉप्स इंपोर्ट हो जाएंगी तो डोमेस्टिक मार्केट में तो बाहर का माल भी होगा, इंडिया का माल भी होगा, तो कंपटीशन बढ़ जाएगा ना। तो इस तरीक़ों से, इन कारणों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उनको आने लगी थी। कीवर्ड्स तुम्हारे लिए अंडरलाइन कर लिए, हेडिंग्स तो मेरे भाई हमेशा याद करके जाइयो। मैं अगर कहीं अंडरलाइन करना भूल भी गई, जो येलो वाली हेडिंग है तो हमेशा याद करनी है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चरल सेक्टर मतलब कहाँ का, इरिगेशन, पावर, रोड, ये एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा है। रिमूवल ऑफ सब्सिडी में फर्टिलाइजर सब्सिडी वर्ड तुम्हारे आंसर में होना चाहिए। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को प्रॉब्लम, मार्जिनल मतलब जिनके पास बहुत छोटी छोटी ज़मीन हुआ करती थी। लिबरलाइजेशन एंड रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज, इंपोर्ट मतलब टैक्स कम लगा दिया बाहर के माल पे, जितना मर्जी इंपोर्ट कर लो, ठीक है। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन मतलब जितना मर्जी इंपोर्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। रिमूवल ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है कि किसान का सामान जो है वो एक मिनिमम प्राइस पर तो सरकार खरीदेगी, एक मिनिमम प्राइस पर तो वो सरकार बेचा जाएगा। तो ऑल दीज पॉलिसीज एडवर्सली अफेक्टेड द इंडियन फार्मर्स एज दे नाउ हैव टू फेस इंक्रीज इंटरनेशनल कंपटीशन। ये वाला पॉइंट भी तुम ऐड कर सकते हो, शिफ्ट टुवर्ड्स कैश क्रॉप्स, क्योंकि एक्सपोर्ट्स पर फोकस करा जा रहा था कि हमारे देश से माल एक्सपोर्ट हो, तो कैश क्रॉप्स यानी कि कमर्शियलाइज्ड क्रॉप जिन पे कमाई बढ़ेगी, ठीक है, जो यहाँ पर नहीं रखेंगे बाहर भेजेंगे, उनकी तरफ फोकस ज़्यादा हुआ, जिससे जो हमारे देश में क्रॉप चाहिए होती थी वो कम होती थी, तो उससे महंगाई होने लग गई थी। नेक्स्ट कह रहा है कि जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसने क्यों नहीं अच्छे से परफॉर्म किया इस रिफॉर्म पीरियड में, तो इसी चीज़ को बोल रहे हैं वाई डिड लिबरलाइजेशन नॉट इमीडिएटली बूस्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ, और यहाँ पे देखो इसी चीज़ को बोल रहा था रिफॉर्म पीरियड। तो एक ही चीज़ वो पूछ रहा है, क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना सीखो। यहाँ पे कह रहा है स्टेट एंड डिस्कस एनी 2 रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन 1991 रिफॉर्म पीरियड, यहाँ पे ईयर भी उसने लिख दिया। तो यार सिंपल सा पॉइंट ये है कि जब इंपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शन हट गई ना, तो बाहर की कंट्रीज़ में ना चीपर वे में, चीपर अमाउंट में गुड्स प्रोड्यूस हो रहे थे, और इवन वो यहाँ पर डोमेस्टिक गुड्स से सस्ते बिक रहे थे। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है। जैसे प्लास्टिक की कई आइटम इवन आज की डेट में भी जो इंपोर्टेड है, जो चाइना से माल आता है आज की डेट में, वो बहुत ज़्यादा सस्ता होता है। और यहाँ पे अगर तुम किसी को बोलोगे इंडियन बंदे को कि उतनी प्राइसिंग में वो माल बना दे, वो टॉय बना दे प्लास्टिक का, तो वो नहीं बना पाएगा। तो बाहर की इंडस्ट्रीज से कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि बाहर का जो इम्पोर्ट है वो सस्ता है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कह रहे हैं, इंडिया में एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम थी। जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इंडस्ट्रीज़ में हर समय चाहिए ना, तभी तो अच्छे से काम हो पाएगा। अगर मान लो दिन में 10 घंटे बिजली नहीं आती तो मैन्युफैक्चरिंग क्या होगी, माल क्या बनेगा? तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम थी। नॉन टैरिफ बैरियर्स कह रहे हैं डेवलप्ड कंट्री ने लगा रखे थे, इंडिया ने तो ये नॉन टैरिफ बैरियर हटा दिए कि मतलब जितना मर्जी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ भी करो, छूट है। यूएसए ने अपने देश के लिए बैरियर लगा रखे थे कि इंडिया से ये वाली चीज़ यहाँ पे नहीं आएगी, अगर आएगी तो एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा नहीं आएगी। उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्टेड रखा। तो अगर हमारा सामान इंडिया से अगर हमारा सामान नहीं जा पाएगा उधर, तो हमारी सेल्स कम हुई ना। अब हमारी सेल्स ही नहीं हो रही, उन्होंने क्योंकि रिस्ट्रिक्शन लगाई, वो कहते हैं हमें चाहिए ही नहीं तुम्हारा माल, तो इंडिया का तो नुकसान हुआ ना। तो हमारी ग्रोथ कैसे होगी जब हमारा माल ही नहीं बिकेगा? तो ये कुछ रीजंस हैं। और अब मैं तुम्हें कीवर्ड्स मार्क करता हूँ। तो ये मैंने तुम्हारे लिए कीवर्ड्स मार्क कर दिए, जो मैंने तुम्हें समझाया वही चीज़ है। हेडिंग याद करना, जो मैंने अभी तुम्हें कहानी सुनना दोबारा से, और ये जो अंडरलाइनिंग की है इनको याद करना। कीवर्ड्स
याद कर लोगे, हेडिंग्स याद कर लोगे, स्टोरी तुम्हारे माइंड में होगी, फिर तुम आराम से यार अपने आप लैंग्वेज में आंसर बना पाओगे। फिर क्यों नहीं बना पाओगे, ठीक है, इतना दिमाग तो तुम में है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे तो यहाँ पे एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपको आया हुआ है, ये बोर्ड का सवाल है। इमेज देखो भाई, इमेज में क्या दिख रहा है कि एक बच्ची है और वो पढ़ाई कर रही है, कुछ लिख रही है, सिर्फ यही समझ में आ रहा है इमेज में। अब ऊपर सवाल पढ़ रहा हूँ, कह रहे सवाल पढ़ते हैं तो कह रहे ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इमेज एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ, सीधे सीधे नहीं पूछता भाई सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ये चीज़ याद रखना, सीधे सीधे नहीं पूछ रहा, ट्विस्ट करके पूछ रहा, तो तुम्हें इमेज का एनालिसिस करना आना चाहिए। तो यहाँ पे पढ़ रही है तो हम एजुकेशन के बारे में बोलेंगे और इकोनॉमिक ग्रोथ से लिंक उसको करके हमें अपना आंसर देना है। अब आपको सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल का मीनिंग पता होना चाहिए कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, स्टॉक ऑफ स्किल्स, कि किसी इंसान में कितनी स्किल्स हैं, कितनी उसको एजुकेशन है, क्या एबिलिटी है, कि मशीनरी वगैरह ऑपरेट कर लेता है नहीं है, क्या कुछ उसको आता जाता भी है करना या नहीं करना आता है। तो एजुकेशन की सेंस में हमारे को ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का आंसर प्रोवाइड करना है यहाँ पे। तो कीवर्ड्स मार्क कर दिए यार। एजुकेशन तुम्हें पता है इंपॉर्टेंट है, बचपन से हम एजुकेशन का बहुत ज़्यादा तुमने सुना है, पढ़ना लिखना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है यार? पढ़े लिखे बनने से क्या होगा, तुम्हारा दिमाग अच्छे से चलेगा, नए नए आइडियाज़ आएंगे, कल को जॉब करोगे तो, और हर कोई पढ़ा लिखा होगा तो हर कोई जॉब करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, सोसाइटी का स्टैंडर्ड बढ़ेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ओवरऑल सभी का बढ़ेगा। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। एक पढ़ा लिखा इंसान अगर कल को बिजनेस करता है तो एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, कॉस्ट कटिंग कम करता है और प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं एजुकेशन के, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमने लिखी हैं और मैंने मार्क कर दिए तुम्हारे लिए कीवर्ड्स। नेक्स्ट देखो भाई, अब तुम्हारा जो है हेल्थ के ऊपर सवाल आ गया। अब सीधे सीधे नहीं पूछ रहा, अगेन देखो बड़ा अच्छा सा उसने फॉर्म करा है क्वेश्चन। कह रहा है एक्सपेंडिचर ऑन प्रिवेंटिव मेडिसिन, प्रिवेंटिव मतलब बीमारी होने से पहले दवाई ले लो ताकि बीमारी ना हो। क्यूरेटिव मेडिसिन मतलब अब बीमारी हो गई है तो अब तुम्हारा इलाज अच्छे से हो पाए, ट्रीटमेंट, बीमार हो गए अब तुम जो दवाई खाते हो, तो क्यूरेटिव मेडिसिन। एंड सोशल मेडिसिन, सोशल मेडिसिन का मतलब है कि गवर्नमेंट मेक श्योर करे कि हमारी सोसाइटी क्लीन है कि नहीं है, पानी तुम्हारे घर साफ आता है नहीं आता, अगर पीने का पानी गंदा आ गया तो कितनी ज़्यादा बीमारियां फैल जाएंगी। तो ये तुम्हारी क्या हो जाएंगी, सोशल मेडिसिन। हेल्प इन बिल्डिंग ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डू यू अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, गिव वैलिड आंसर इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो भाई ऑब्वियस सी बात है यार, इन सब चीज़ों पर खर्चा करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कीवर्ड्स मैंने मार्क कर दिए और बहुत सिंपल है। तुम खुद सोचो, अगर तुम कभी बीमार ना पड़ो तो प्रोडक्टिविटी तुम्हारी ज़्यादा आएगी ना, ज़्यादा काम कर पाओगे। अगर मैं तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, अभी कुछ दिनों में हमारा एग्जाम है, अगर तुम बीमार नहीं होते तो सारा टाइम तुम पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन अगर 1% भी बीमार हो गए तो तुम्हारे को प्रोडक्टिविटी खराब हो जाएगी, उतने घंटे तुम नहीं पढ़ पाओगे। तो अगर यहाँ पर क्या है कि प्रोडक्शन अच्छी होगी, एफिशिएंसी अच्छी होगी, ठीक है। यहाँ पे तो अब हम जॉब वाले पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, बंदा छुट्टी नहीं मारेगा काम पे, एब्सेंटीजम नहीं होगा, काम पे रोज आएगा, बीमार नहीं होगा तो काम पे आता रहेगा, उसकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, जितना ज़्यादा काम करेगा उतना ज़्यादा वो पैसा कमाएगा। तो ये जो है अपने को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बोर्ड में कैसे आया, ऑन द जॉब ट्रेनिंग के ऊपर सवाल है लेकिन कैसे घुमा कर आया है। तो अब इसको देखो, सिंपली है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग के बेनिफिट क्या है। तो अगर तुम सोचो ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता क्या, जैसे मान लो तुम्हारी नई नई जॉब लगी तो कई बार क्या होगा, तुमने सुना होगा कि भाई ट्रेनिंग पीरियड होता है। जब जॉब लगती है तो स्टार्टिंग के 1 महीने 2 महीने ना कंपनी तुम्हें ट्रेनिंग देती है। तो ट्रेनिंग पीरियड में एक तो एज एन एम्प्लॉय तुम्हारे ऊपर वर्कलोड कम होता है क्योंकि अभी तुम सीख रहे हो, और कंपनी के लिए भी ना अच्छा रहता है ट्रेनिंग पीरियड देना, कि भाई जब वो ट्रेनिंग पीरियड चल रहा होता है तो बंदे को वो अच्छे से सिखा देते हैं और बाद में जो बंदा है वो फुल एफिशिएंसी से काम करता है। तो इस चीज़ से बेनिफिट ये होता है। इसमें मान लो एक और वेरिएशन क्या हो सकता है, वेरिएशन ये हो सकता है कि मतलब एज अ स्टूडेंट, मान लो तुम कॉलेज में अभी पढ़ते हो और फाइनल ईयर में अभी तुम्हारा जैसे 2-3 महीने बचे हैं कॉलेज की ग्रेजुएशन कंप्लीट होने में, तो आखिरी के 3 महीने में तुम ऑन द जॉब जाकर ट्रेनिंग ले रहे हो। मतलब तुम कॉलेज से अपनी जॉब पे गए और जॉब में वहाँ पे तुमने कुछ घंटों के लिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग करी। तो इससे एक बेनिफिट क्या हो गया कि अभी तुम पार्ट टाइम आ रहे हो और तुम साथ साथ सीख रहे हो। किन से सीख रहे हो, जो वहाँ पे वर्किंग और पुराने प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ तुम सीख रहे हो। तो तुम अपने क्लासरूम के थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को अपनी जॉब में अप्लाई कर रहे हो, तो इससे तुम्हारा माइंड और ज़्यादा जल्दी काम करेगा। ये तो बिल्कुल मैंने तुम्हें जेन्युइन बात बताई है। अब हमें आंसर में कैसे लिखना है वो चीज़ मैं अब यहाँ पर तुम्हें मार्क करता हूँ। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग से एजुकेशन सेक्टर का लेवल कैसे बढ़ता है, तो एग्जाम में तुम लिखोगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, स्किल डेवलपमेंट। स्किल कौन कौन सी बढ़ेगी भाई, कम्युनिकेशन, टीम वर्क, ठीक है, और यहाँ पर है प्रॉब्लम
सॉल्विंग, ये तुम लिख देना अपने आंसर में। और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज मतलब थ्योरी को अप्लाई कैसे करना है प्रैक्टिकल में, वो है। वैसे तो 3 पॉइंट्स लिखे हैं, आपको जोन से 2 आसान लगे वो 2 ले लेना, तो पहले 2 करे हैं वो कर लेना। कॉस्ट इफेक्टिव लर्निंग का मतलब जैसे कॉलेजेस कभी कभी क्या करते हैं, खुद ना ट्रेनिंग करनी पड़ जाए प्रैक्टिकल चीज़ों की, तो वो कंपनीज के साथ टाई अप करते हैं और उनको बोलते हैं भैया आप इनको प्रैक्टिकल अपनी ऑफिस में बुला लो रोज शाम को 4 घंटे और वहाँ पर इनको ट्रेनिंग वगैरह दे देना। तो कॉलेज को खुद भी एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, कंपनी एफर्ट करेगी और इससे कॉलेज की इज्जत भी बढ़ जाएगी, उनकी रेपुटेशन बढ़ जाएगी, यहाँ पे कंपनीज वगैरह आके ट्रेनिंग कराती हैं। नेक्स्ट देखो भाई, अगला क्वेश्चन तुम्हारा रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ह्यूमन कैपिटल मैंने तुम्हें बताया कि भाई कौन कौन सी स्किल्स एक इंसान को आती हैं, उसका एजुकेशन का लेवल क्या है, उसको कोई एबिलिटी आती है नहीं आती, जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा उतना ज़्यादा बेटर है सोसाइटी के लिए। कोई एबिलिटी आती है, मान लो बहुत कई बार क्या होता है, बहुत टेक्निकल चीज़ें होती हैं, मशीनरीज होती हैं जो हमें चलानी आनी चाहिए, एक आम इंसान नहीं चला सकता, मैं और तुम नहीं चला सकते, उसको सीखना पड़ता है, ट्रेनिंग करनी पड़ती है, तो वो एबिलिटी में आ जाएगा कि क्या कोई एबिलिटी आती है नहीं आती। तो इन सब चीज़ों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, अब इसी चीज़ को देखो डिफरेंट वे में पूछ रहे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन गिव्स बर्थ टू इनोवेशन, इन्वेंशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। अगर एक ह्यूमन कैपिटल अच्छा है एक देश का तो वहाँ पे इनोवेशन वगैरह अच्छे से होगी। वाई इज इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ कंसीडर्ड एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो भाई तुम देख सकते हो एक ही सवाल को मल्टीपल वेज में पूछ रहा है, बट आंसर इसका बहुत ज़्यादा बेसिक है। मैं इसके कीवर्ड्स मार्क करता हूँ, बहुत बेसिक आंसर है इसका। अब आंसर में ना तुम्हें सिर्फ ये सोचना है कि पढ़ाई के क्या फ़ायदे होते हैं, पढ़ने लिखने के क्या फ़ायदे हैं, और ऐसे सोचो अगर पूरे देश में हर बंदा ही अच्छे से पढ़ लिख गया तो कितना फ़ायदा होगा। जब तुम ये सोच के ये आंसर रीड करोगे ना तुम्हें बड़ा आसान लगेगा। कह रहा है हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल, मतलब अगर कोई भी मशीनरी है, टेक्नोलॉजी चलानी मुश्किल है, बट क्योंकि हर कोई पढ़ा लिखा है तो आराम से हो जाएगा, तो ये पॉइंट हो गया। प्रमोट्स इनोवेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, भाई नए नए आइडियाज़ दिमाग में आएंगे, नई नई टेक्निक्स, नई नई टेक्नोलॉजी हमारे देश में डेवलप होगी, क्यों, क्योंकि हर कोई पढ़ा लिखा है, तो ये भी एक बेनिफिट हो गया। हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी, इक्वालिटी बहुत ज़्यादा होने लग जाएगी देश में। मान लो जॉब्स वगैरह आई हैं तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग तो उस जॉब को करने के लायक ही नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं तो ज़्यादातर लोग जॉब्स करने के लिए लायक हो जाएंगे, तो पैसे वैसे आएंगे सबके पास, तो हर किसी में जो अपना गैप है रिच पुअर का वो कम होगा और इक्वालिटी आएगी, क्योंकि सबका स्टैंडर्ड मिलता जुलता हो जाएगा। इसके बाद तुम्हारे पास है ब्रिंग्स अ पॉजिटिव आउटलुक इन सोसाइटी। तो अगर कोई पढ़ा लिखा ज़्यादा है या सारे लोग पढ़े लिखे हैं तो हर कोई एक दूसरे को थोड़ी इज्जत तमीज़ से देखता है, ऐसे नहीं कि भाई ये तो एम ही बंदा है, मतलब समझ रहे हो ना। तो पढ़ाई के या ज़्यादातर लोग पढ़े और लिखे होने के बहुत सारे बेनिफिट्स हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला जो सवाल है कह रहे हैं एजुकेशन कमीशन, ये इंपॉर्टेंट है यार। एजुकेशन कमीशन ने कहा है कि 6% जीडीपी का एजुकेशन पर खर्च किया जाए। एजुकेशन कमीशन बोलते हैं कि 6% जीडीपी का खर्च किया जाए। इसी चीज़ को कैसे पूछा जा सकता है, इंडिया हैज़ फेल्ड टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ एजुकेशन कमीशन। तो उन्होंने बोला 6% जीडीपी का एजुकेशन पे खर्च करो, तो क्या हमने खर्च किया या नहीं किया, इसके बारे में तुम्हारा क्वेश्चन एमसीक्यू भी आ सकता है, 3 मार्क में भी आ सकता है। तो यहाँ पे एक तो तुम्हें कुछ डेटा याद करना है, ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि वी वर स्पेंडिंग अ मेगर ऑफ 0.6% of GDP on education that rose to only 4% in 2014. This has fallen well short of 6% टारगेट। हमें जो 6% का टारगेट था वो हम अचीव नहीं कर पाए, खाली 4% तक हम पहुंचे, वो भी 2014 में। और पहले कितना था, 1952 में कितना था, 0.6%। तो डेटा याद करने, ये डेटा वाला तुम्हारा क्वेश्चन है। Moreover, throughout this period, the increase in education expenditure has not been uniform and there has been irregular rise and fall. बेसिकली क्या कहना चाह रहा है कि पहले जैसे 0.6 था और बाद में 2014 में पहुंचा है 4%, तो ऐसा नहीं है 0.6 से 1% हुआ, 1 से 2 हुआ, फिर 2 से 3 हुआ, ऐसा नहीं हुआ। कह रहा है कभी बढ़ा है कभी घटा है, कुछ यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, मतलब एक स्टेबिलिटी से नहीं बढ़ा कि हर बार ही एजुकेशन पे खर्चा बढ़ता जा रहा है, ऐसा नहीं हुआ। ऊपर नीचे राइज एंड फॉल, इरेगुलर राइज एंड फॉल रहा है। दिस शोज द एपेथी मतलब गवर्नमेंट का वहाँ पर खास ध्यान नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था कि देश की एजुकेशन को इम्प्रूव करा जाए। वन कैन इमेजिन इफ द रिकमेंडेड, कह रहा है अगर 6% जीडीपी का अगर एजुकेशन पे लगाया होता तो आज हमारे देश की तरक्की बहुत ज़्यादा अच्छी, बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा होता। तो यहाँ पे डेटा था, तो डेटा तुम्हें याद करना पड़ना है। नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है।
तो माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम देखो कैसे पूछा जा सकता है, नीचे इसी चीज को पूछ रहा है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ माइक्रो क्रेडिट इन मीटिंग क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पुअर। माइक्रो क्रेडिट मतलब छोटे मोटे लोन जो रूरल एरियाज में दिए जाते थे लोगों को, ताकि वहां पे वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा पाए। अब देखो लोन का इस्तेमाल कहाँ करा जा सकता है, जैसे वुमेन को दिया जा सकता है ताकि वो अपना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाए, औरतें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाए। साथ साथ लोन क्यों दिया जाएगा कि फार्मिंग इंप्रूव हो, फर्टिलाइजर इजीली खरीद पाए, फार्मिंग करने के लिए कोई इक्विपमेंट लेना है वो इजीली खरीद पाए, या फिर जरूरी नहीं है फार्मिंग के लिए, कोई और स्मॉल बिजनेसेस रूरल एरिया में लोग करना चाहे और वो आराम से कर पाए, इसलिए लोन देते थे। बेसिकली पावर्टी, गरीबी को दूर करने की कोशिश करी जाती थी। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पे माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम जो थे ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे इन सपोर्टिंग रूरल डेवलपमेंट। रूरल मतलब जो हमारा गांव का क्षेत्र होता है उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो क्या क्या आपको याद करना है मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर लिया है। बहुत सारे बेनिफिट्स थे यार लोन देने के, भाई वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, कमाई बढ़ेगी, वुमेन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे और फार्मिंग करने के लिए जो भी सीड्स फर्टिलाइजर चाहिए वो खरीद पाएंगे, डेयरी फार्मिंग कर पाएंगे, पोल्ट्री फार्मिंग किसी को करनी है, पोल्ट्री फार्मिंग मतलब एग्स और मीट की प्रोडक्शन के लिए एनिमल्स को पालना। तो हर चीज़ में बेनिफिट होगा अगर लोन वगैरह दिए गए होंगे तो। अगला सवाल है कि जो हमारे पास रूरल एरिया था, कह रहे एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट अवेलेबिलिटी, उधार देने का ज़रूरत क्या थी, इंपॉर्टेंस क्या थी। अब तुम ये सवाल देखो 2023 में भी आया है, 2024 में भी आया है, 2025 में भी आया है। हालांकि यहाँ पे देखो वेरिएशन हो गई। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट इन रूरल डेवलपमेंट, कि उधार देने का इंपॉर्टेंस क्या था। देखो उधार देने के दो इंपॉर्टेंस थे, एक तो ये था कि जो किसान था ना वो अब एक गरीब किसान है, तुम्हें हमेशा सोचना है कि किसान क्या है, गरीब है। तो जो गरीब किसान है वो पहले क्रॉप्स उगाता है सेल्फ कंजम्पशन के लिए कि भाई उसका पेट भर जाए, लेकिन अगर उसके पास पैसे होंगे तो वो काफ़ी अच्छे से ज़्यादा क्वांटिटी में क्रॉप्स ग्रो कर पाएगा और मार्केट में बेच पाएगा और फ़ायदा कर पाएगा। तो वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा, यानी कि सरप्लस में वो ग्रो कर पाएगा अगर उसके पास पैसा होगा तो। दूसरा रीज़न होता है रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर कह सकते हैं या अनसर्टेनिटी कह सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, मॉनसून, तुम्हें पता है भाई कि जो मॉनसून है बारिश पे डिपेंडेंट होती है फसल, अगर बारिश पहले हो गई या बारिश बहुत लेट होगी तो फसल खराब हो सकती है। तो एक रिस्क है ना भाई, रिस्क है, पैसे चाहिए ना रिस्क उठाने के लिए, तो पैसा देना बहुत ज़रूरी है, वरना तो भाई वो ज़्यादा क्वांटिटी में क्रॉप ग्रो ही नहीं करेगा किसान, उसे हो भाई बारिश नहीं मैं तो मर जाऊंगा, तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में उगाएगा ही नहीं। तो रिस्क के लिए, रिस्क को वो एब्जॉर्ब कर पाए तो क्रेडिट वगैरह देना बड़ा इंपॉर्टेंट होता था। तो एग्जाम में कैसे लिखना है मैंने कीवर्ड्स अंडरलाइन कर दिए। इसमें एक सेकंड पॉइंट मैं तुम्हें समझाता हूँ, ये नहीं बताया, कह रहे लॉन्ग टाइम पीरियड होता है, गेस्टेशन पीरियड लॉन्ग होता है सोइंग और हार्वेस्टिंग। मतलब मान लो आज मैं क्रॉप्स उगानी स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने आज बीज बोया है तो वो प्रॉपर फसल बनने में टाइम लगेगा, मान लो 6 महीने लगे, तो 6 महीने बाद प्रॉफिट होगा ना भाई, जब क्रॉप्स उग जाएंगी तब मैं उसको बेचूंगा, तब मैं उसको उससे पैसा कमाऊंगा एज अ फार्मर। तो 6 महीने सर्वाइवल के लिए तो वो फंड चाहिए, या मान लो मेरे को 6 महीने के लिए जितना भी मेरा खर्चा है फार्मिंग के ऊपर उसके लिए फंड चाहिए, चाहे सर्वाइवल के लिए कह लो चाहे फार्मिंग कंटिन्यू करने के लिए चाहिए, तो क्रेडिट तो चाहिए ना, मतलब पैसा तो लगेगा ना, तो इसलिए पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी था रूरल डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे देखो कह रहा है ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, अगर तुम ध्यान से देखो ये भी 24 में भी आया है, 23 में भी आया है, और क्वेश्चन को पूछने के वेज भी बहुत सारे अलग अलग हैं। कह रहे ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स इंडिया हैज विटनेस्ड अ शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल कन्वेंशनल फार्मिंग टू नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो यहाँ पे तो मेंशन कर रहे हैं ऑर्गेनिक वर्ड, तो हमें आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। डिस्कस ब्रीफली एनी 2 रीजंस बिहाइंड दिस शिफ्ट, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग के बेनिफिट्स बताने हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भाई, एडवांटेजेस और लिमिटेशंस दोनों पूछ रहे हैं, तो इस आंसर में मैंने तुम्हारे को बेनिफिट्स और लिमिटेशंस दोनों बताए। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है केमिकल्स वगैरह की मदद के बिना, केमिकल्स वगैरह की मदद के बिना क्रॉप्स वगैरह उगाना। तुम आजकल देखोगे आज की डेट में ऑर्गेनिक चीज़ों का बहुत ट्रेंड है, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हमारा प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है या हमारा ये वाली चीज़ ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक का मतलब है प्रोडक्शन जब हो रही थी तो वहाँ पर केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो ये मीनिंग हो गया ऑर्गेनिक का। अब इसमें बेनिफिट और लॉस एक तरीके से, मतलब लिमिटेशन एक तरीके से है कि ये लेबर इंटेंसिव है, मतलब ज़्यादा लेबर लगती है ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए। तो ये बेनिफिट इसलिए क्योंकि इंडिया में लेबर अबंडेंट है, तो बेनिफिट है कि लेबर ज़्यादा चाहिए ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए। और ये डीमेरिट या लिमिटेशन इसलिए कि हो सकता है हर किसान के पास बहुत सारे लोगों की टीम ना हो, उसकी फैमिली में बहुत सारे लोग ना हो, तो उसके लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग करना मुश्किल हो सकता है।
तो ऐसे करके बहुत सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। बाकी ऑर्गेनिक चीज़ें प्रैक्टिकली हमारी सेहत के लिए अच्छी हैं, क्योंकि बिना केमिकल्स के लिए वो उगाई गई हैं, तो वो हमारे लिए अच्छी हैं, बट वो फिर महंगी भी होती हैं। ठीक है, फिर वही चीज़ है ना, एक चीज़ का बेनिफिट है तो उसका हैंड टू हैंड नुकसान भी कुछ ना कुछ हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने तुम्हारे लिए कीवर्ड्स मार्क कर दिए हैं, तो एक बारी कीवर्ड्स पे नज़र मारते हैं। तो सारे पॉइंट्स मैंने बता दिए, बस एक पॉइंट ये वाला रह गया है कि एक तो ऑर्गेनिक फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा होती है, और दूसरा ऑर्गेनिक फूड एक्सपोर्ट्स में बहुत यूज़ होता है, क्योंकि बाहर के देशों में ऑर्गेनिक फूड्स की डिमांड है, तो एक्सपोर्ट्स में उसकी डिमांड है, जिससे इनकम यहाँ के लोगों की बढ़ती है। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस की। लिमिटेशन में लेबर इंटेंसिव वाला मैंने पॉइंट तुम्हें बता दिया कि अगर किसी के घर में या किसी किसान के घर में लोगों की कमी है तो उसको तो मुश्किल है ना ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी। तो एक और दूसरा महंगी है, ऑर्गेनिक फार्मिंग महंगी होती है भाई, क्योंकि फर्टिलाइजर्स वगैरह तो सस्ते आ जाते हैं, इसमें सारी चीज़ें जितनी भी यूज़ करनी पड़ेंगी ऑर्गेनिक यूज़ करनी पड़ेगी, तो ये महंगा बनता है, महंगा बिकता है, दोनों चीज़ें इसकी महंगी है। तो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस इज नॉट ट्रेडेड इन मेनी मार्केट्स, देयर बाय मार्केटिंग इज डिफिकल्ट। हर जगह ऑर्गेनिक प्रोड्यूस नहीं चलता है, ठीक है, इवन इंडिया में भी ना अवेयरनेस नहीं है। तुम देखोगे तुम कुछ भी ले लेते हो, मैं भी कुछ भी ले लेता हूँ, हम इतना नहीं पढ़ते डब्बे के पीछे कि ऑर्गेनिकली फार्म्ड था या ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक है, केमिकल वाला है, हम लोग इतना ध्यान नहीं देते। तो मार्केटिंग नहीं है इस चीज़ की, अवेयरनेस नहीं है। तो ऑर्गेनिक फूड प्राइसेस आर नॉट स्टेबल, फ्लक्चुएशन है, ऑर्गेनिक फार्मिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम, लेबर इंटेंसिव भी है, वक्त भी ज़्यादा लगता है। जब भी हम चीज़ों में केमिकल, जैसे तुमने सुना होगा आजकल फ्रूट्स में, बनाना में, एप्पल पे ऐसे कहते हैं ना, मसाला लगा देते हैं तो जल्दी पक जाता है, ठीक है, लेकिन अगर हम वेट करें आइडियली जितना टाइम लगता है तो फिर उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, फिर चीज़ भी महंगी होती है। तो वही चीज़ वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि ऑर्गेनिक में वक्त ज़्यादा लगता है। अगला सवाल है, कह रहे डिस्कस द रोल ऑफ रूरल बैंकिंग सिस्टम। कह रहे जब बैंक्स ने अच्छे से मदद करी, रूरल एरियाज में बैंक्स ने अच्छे से मदद करी, अच्छे से लोन्स प्रोवाइड करे, तो क्या फ़ायदा हुआ? तो भाई बहुत सारे फ़ायदे हुए। एक तो भाई यहाँ पे एडवांटेजेस भी लिखनी है और लिमिटेशंस भी वो पूछ रहे हैं, वो भी लिखना है। तो एडवांटेजेस के, फार्म एंड नॉन फार्म आउटपुट बढ़ा। फार्म तो मतलब फार्मिंग बढ़ गई, मतलब प्रोडक्शन वगैरह क्रॉप्स की अच्छी हुई। नॉन फार्म आउटपुट में आपका डेयरी आ जाता है, ठीक है, डेयरी मतलब मिल्क रिलेटेड, तो डेयरी वाले काम में भी इंप्रूवमेंट हुई, क्योंकि गांव के क्षेत्रों में यही काम होते हैं, तो फार्मिंग होती है, डेयरी का काम होता है, तो वहाँ भी इंप्रूवमेंट हुई। और नॉन फार्म में तुम्हारा अदर स्मॉल बिजनेसेस भी आ जाएंगे, नॉन फार्म मतलब जो फार्म छोड़ के बाकी है, तो अदर स्मॉल बिजनेसेस भी आ जाएंगे। अब क्योंकि प्रोडक्शन अच्छे से हुई तो फूड सिक्योरिटी अचीव हो गई। बफर का मतलब होता है एक्स्ट्रा स्टॉक जो हम स्टोर कर लेते हैं कि कल को अगर फूड शॉर्टेज हुई तो तब हम खाना कहाँ से खाएंगे, तो पुराना माल जो बचाया होता है उसको हम बफर स्टॉक बोलते हैं, तो वो भी अचीव हो गया। मतलब पैसा आने से देखो कितनी तरक्की हो गई रूरल एरियाज की, कि उन पे बफर स्टॉक भी आ गया। क्रेडिट हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, मतलब स्मॉल बिजनेसेस जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ताकि अपना अपना बिजनेस जिसको करना चाहे कर पाए, तो उस टाइप के लिए लोन्स वगैरह दिए गए, जिससे एम्प्लॉयमेंट लेवल्स बढ़ गई रूरल एरिया में। अब बात करते हैं लिमिटेशंस की। लिमिटेशंस क्या थी भाई रूरल बैंकिंग में? लिमिटेशंस क्या थी? एक तो ये थी जो बहुत छोटे किसान थे वहां तक वो लोन्स और पैसे की सुविधा पहुंचा नहीं पा रहे थे, मतलब जो बहुत गरीब किसान था उस तक पहुंच नहीं पा रहा था। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि ये जब लोन्स बांट देते थे तो बाद में क्या होता था कि वापसी भी तो लेना होता है ना भाई। अगर आज बैंक बिजनेस कर रहा है, बैंक ने लोन दिया, तो जिस किसान को लोन दिया उससे बाद में लोन भी लेना है, ब्याज भी लेना है, तो अगर वो नहीं दे पाए तो उसको बोलते हैं डिफॉल्ट हो गया। तो ये प्रॉब्लम आती थी। और क्या होता था, कभी कभी किसानों को लोन बहुत ज़्यादा अमाउंट का चाहिए होता था, तो उतना वो लोन नहीं देते थे, क्योंकि बैंक्स को भी पता है यार कहीं पता चले बाद में वापसी कुछ ना है तो नुकसान हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा लोन देना होता था, वो नहीं दे पाते थे। फिर इसके बाद कह रहे रीजनल इनइक्वालिटी होती थी, मतलब कई कई जगह तो बैंक्स पहुंच गए, कई कई रीजनल एरिया में तो बैंक्स पहुंच गए, वहाँ पर लोन्स दिए, वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया। लेकिन बहुत सारी जगहें ऐसी भी थी, रीजनल एरियाज ऐसे भी थे जहाँ पर बैंक्स नहीं पहुँच पाए। इवन आज भी बहुत सारे एरियाज में बैंक्स की पकड़ नहीं है। अगला हम करेंगे, अगला है हमारा वर्कर पॉपुलेशन रेशियो और उसकी यूजफुलनेस। देखो यूजफुलनेस ये क्या पता चल रहा है, सिग्निफाई क्या करता है। देखो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या बताती है कि एक देश में अगर 100 में से, अगर एक देश में 100 लोग रहते हैं और अगर 40 लोग काम करते हैं तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो हो जाएगी 40%। अगर एक देश में 100 लोग रहते हैं, 40 लोग काम करते हैं, तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो आ जाएगी 40%। तो इसका बेनिफिट क्या है, ये तो हमने वर्कर पॉपुलेशन रेशियो निकाल दी। बेनिफिट क्या है, सरकार को, बेसिकली गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि एक देश में, हमारे देश में कितने सारे लोग हैं जो इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए काम कर रहे हैं। दूसरा बेनिफिट ये होता है, हम ना कभी कभी पूरे देश का ना निकाल के स्टेट वाइज निकालते हैं। जैसे मान लो
हमें कंपेयर करना है महाराष्ट्र को पंजाब से, तो दोनों जगह का वर्कर पॉपुलेशन रेशो निकाल देंगे। जहाँ का ज़्यादा आएगा तो हमें समझ में आएगा कि वहाँ पर भैया ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो और जहाँ का कम आएगा इसका मतलब वहाँ पे हमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी चाहिए। तो सरकार को अपनी अगली पॉलिसी बनाने के लिए ना हेल्प मिल जाएगी कि कहाँ पर एम्प्लॉयमेंट हमें ज़्यादा जनरेट करने की रिक्वायरमेंट है। तो ये इसकी यूज़फुलनेस है। तो पहला पॉइंट का कीवर्ड मैंने कर दिया है, दूसरे पॉइंट और तीसरे पॉइंट का भी कीवर्ड मैंने यहाँ पर कर दिया है मार्क। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। तो यहाँ पर देखो अगेन तुम पे इमेज है और डिफरेंट वे से एक ही सवाल पूछ रहा है, मैक्सिमम 3 मार्क्स में ये आ जाएगा और बहुत ज़्यादा रिपीटेड है। तुम देखो सैम्पल क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है, बोर्ड में भी आया हुआ है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और इमेज के जरिए आया। अगर इमेज अगर तुम्हें नहीं दिख रही तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। यहाँ पे क्या एक तराजू सा बनाया हुआ है और यहाँ लिखा है एम्प्लॉयमेंट, यहाँ लिखा है एम्प्लॉयमेंट, यहाँ लिखा है फॉर्मल सेक्टर और यहाँ लिखा है इनफॉर्मल सेक्टर। तो अब तुम ध्यान से देखो, ये नीचे है ना, तो मतलब यहाँ पे वजन ज़्यादा, ये लोग बनाए हुए हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में बहुत सारे लोग हैं, फॉर्मल सेक्टर में बहुत कम लोग हैं। और यहाँ पे देखो ये दिखा रहा है कि भाई यहाँ से लोग चढ़ के इधर जा रहे हैं, यहाँ पे लोग चढ़ के इधर जा रहे हैं, मतलब फॉर्मल सेक्टर से मूव होकर लोग इनफॉर्मल सेक्टर पे जा रहे हैं। तो ये कौन सी चीज़ के बारे में बात हो रही है? आइडेंटिफाई द सिचुएशन। तो भैया ये बात हो रही है इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स की। तो इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जो अपना 1991 वाला टाइम है, जो हमारे को यहाँ पे टाइम की बात कर रहा है, उस टाइम क्या हुआ था, बहुत सारी कंपनीज ने ना लेबर को, मतलब लेबर को क्या अपने पास, अब मैं तुम्हें पहले फॉर्मल इनफॉर्मल बताता हूँ फिर समझ आएगा। आज की डेट में मान लो अगर मैं किसी गुड़गावा में जाके कंपनी में जॉब कर रहा हूँ तो मैं फॉर्मल हो जाऊँगा, फॉर्मल लेबर मेरे को बोल सकते हो कि मैं फॉर्मल लेबर हूँ, ठीक है, या वाइट कॉलर लेबर जिसको हम आज की डेट में बोलते हैं। और यही अगर मान लो मैं भाई आस पड़ोस किसी किराने की दुकान पे नौकरी कर रहा हूँ कि जिसको भैया बोलते हैं कि भैया ये वाली चीज़ देना, तो मैं क्या हो जाऊँगा, मैं इनफॉर्मल हो जाऊँगा, या फिर इनफॉर्मल सेक्टर में मैं काम कर रहा हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। तो अगर मान लो AI की वजह से या किसी रीज़न से जो आज की डेट में कंपनी में जॉब करता है उसको निकाल देंगे, तो अब उसको पैसे तो चाहिए ना घर चलाने के लिए, तो वो कहाँ जाएगा भाई? वो जाएगा किसी दुकान में कि भैया मेरे को नौकरी पे रख लो। तो अब ये तो अब ये हुआ क्या? ये होगा, मूवमेंट कहाँ से हो गई? फॉर्मल सेक्टर से स्विच किया बंदा और कहाँ पे जाके जॉब कर रहा है? वो इनफॉर्मल सेक्टर में कर रहा है। अब दिक्कत ये होती है यार, इनफॉर्मल सेक्टर में कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी निकाल सकते हैं, कोई PPF नहीं है, कोई मतलब प्रॉब्लम आए तो भाई पैसों की मदद नहीं हो सकती, कोई छुट्टियां नहीं ज़्यादा कर सकते। कंपनी में जॉब करो तो बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो यही है इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स का मीनिंग। और यहाँ पे मैं तुम्हारे को एक बार कीवर्ड्स मार्क कर देता हूँ। तो कीवर्ड्स मैंने मार्क कर दिया और वही चीज़ इसमें बोली जो मैंने तुम्हें अभी स्टोरी सुनाई है। तो स्टोरी जो मैंने कहानी तुम्हें समझाई वो एक बार ही दिमाग में बिठाओ, उसके बाद कीवर्ड्स याद करो, तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है। ऐसी इंडियन इको हमें करते जानी है। जो मैं तुम्हें बातें बता रहा हूँ वो सुनते जाओ, समझते जाओ, और उसके बाद तुम्हारा काम आराम से हो जाएगा कीवर्ड्स के दम पे। अच्छा, अब यहाँ पे हमें बात कर रहे हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के लिए मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल ये, मान लो कोई गाँव है और यहाँ पे ना कोई गांव है और यहाँ पे फार्मर है और इसकी फैमिली में 5 लोग हैं। एक गांव है और एक किसान की फैमिली में 5 लोग हैं और ये अपनी ज़मीन पे ना पूरे परिवार को लेकर काम करता है। ये अपनी ज़मीन पे पूरे परिवार के साथ जाता है और सब लेबर वाला काम करके प्रोडक्शन वगैरह करते हैं। अब डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे तब होगी कि मान लो इसकी फैमिली से 5 की जगह किसी दिन 3 लोग चले गए, 5 की जगह किसी दिन 3 लोग चले गए और उस दिन भी सेम ही काम हुआ, कोई दिक्कत नहीं आई। तो इसका मतलब है वो जो 5 के 5 जाते हैं, यानी कि जो एक्स्ट्रा 2 लोग आते हैं वो सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि उनके पास कहीं और कुछ करने के लिए है नहीं, कहीं जाने के लिए जगह नहीं है। तो अब वो जो 2 लोग हैं ना, वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है कि भाई अगर 5 लोग काम कर रहे हैं तो हमें देख नहीं सकता है 5 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम तो 3 लोग भी कर सकते हैं। तो जो 2 लोग हैं वो क्यों काम कर रहे हैं? वो फालतू में काम कर रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो मोटा मोटा ये समझना है कि ये जो 2 लोगों के काम करने से ना इनकम नहीं बढ़ रही, ना इनकम बढ़ रही है ना प्रोडक्शन बढ़ रही है, इसलिए इसको बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसी क्वेश्चन को देखो कितनी सारी वेज में ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है मिस्टर ऋषि, अब वो कहानी बना रहा है, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन हैज जॉइंड हिज फैमिली बिजनेस बट हिज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है, मार्जिनल इकोनॉमिक्स में मतलब होता है बदलाव, एडिशन, की एक आने से बदलाव क्या आया। तो कह रहे हैं फैमिली बिजनेस मतलब उसके फादर साहब चला रहे होंगे बिजनेस, तो इसके आने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, मतलब इसके फादर को कोई फर्क ही नहीं पड़ा ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या, ये एक तरीके से डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का केस हम बोल सकते हैं। डिफेंड और रिफ्यूट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डिस्गाइज, यहाँ पे तो वर्ड ही लिखा है डिस्गाइज, तो इसको छोड़ो।
अगला देखो, इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया मोर मेंबर्स ऑफ अ फैमिली आर एंगेज्ड इन वर्क येट द ग्रॉस इनकम ऑफ द फैमिली इज जनरली लो। तो वही जो एग्जांपल मैंने तुम्हें ऊपर दिया वो सेम एग्जांपल यहाँ पर है। तो देखो क्वेश्चन को यहाँ पे मोल्ड कर करके पूछा जा सकता है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो अब इसका आंसर देखो भाई, कीवर्ड्स मैंने मार्क कर दिए। तो अब कुछ मीनिंग यही है भाई, एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे देखो डेफिनेशन पढ़ोगे, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच एन एक्स्ट्रा इनपुट ऑफ लेबर जनरेट्स नो एडिशनल आउटपुट। मतलब एक नए बंदे के आने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो अगर वो काम कर भी रहा है हमारी शॉप पर या हमारे लैंड पर तो कोई फ़ायदा नहीं है, ना फैमिली की इनकम बढ़ रही है, फैमिली की इनकम भी नहीं बढ़ रही है। तो वही चीज़ यहाँ पर बता रहे हैं कि दिस इज़ बिकॉज द सरप्लस लेबर फोर्स डज नॉट कंट्रीब्यूट एनी एडिशनल आउटपुट और प्रोडक्टिविटी। नए बंदे के आने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो अब बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन है, वाई आर लेस वुमेन फाउंड इन रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट। अभी कल को अगर तुम जॉब करोगे या तुम्हारे घर में कोई जॉब करता है तो उनसे पूछना उनके ऑफिसेज में मेल फीमेल की रेशो क्या है, तो मेल्स की रेशो ज़्यादा होगी, फीमेल्स की रेशो कम होगी। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके बहुत सारे रीज़न है। देखो, सबसे पहला रीज़न हो रहा है लैक ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज़। कई बार क्या होता है, बहुत सारे घरों में ना लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाते ही नहीं है और उनका एम यही रहता है कि भाई इसका स्कूलिंग कंप्लीट हो और फिर इसकी शादी करा देंगे। तो भाई अगर वो एजुकेटेड ही ज़्यादा नहीं है तो हायर एंड की जॉब्स वो उसको मिलेगी कहाँ से? दूसरी प्रॉब्लम होती है डिस्करेजमेंट फ्रॉम फैमिली। बहुत सारी फैमिलीज चाहती ही नहीं है कि उनके घर की बेटी जॉब करे। अगर कोई चाहेगा ही नहीं तो फिर वो जॉब करेगी कैसे? घर वालों की तो परमिशन चाहिए ना। तो मेन ये प्रॉब्लम आ जाती है एक। फिर है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। बहुत सारी फीमेल्स ऐसे होते हैं जिनके पास परमिशन भी है, पढ़ी लिखी भी है, लेकिन उनके ऊपर अपने घर की जिम्मेवारियां होती है। अपने हस्बैंड की हो सकती है, अपने पेरेंट्स की हो सकती है, अपने बच्चों की हो सकती है, किसी ना किसी की जिम्मेवारी हो सकती है। तो फिर बाहर डेली बेसिस पे जाना काम करने के तौर पे मुश्किल है। वेज डिस्क्रिमिनेशन, कई बार क्या होता है, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो सेम जॉब के लिए मेल्स को ज़्यादा पैसे देती हैं, फीमेल्स को कंपैरेटिवली कम पैसे देती हैं। तो एक वेज डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिस वजह से लड़कियां जॉब वगैरह नहीं ज़्यादा जाती। फिर है सिक्योरिटी इशू। सिक्योरिटी इशू मतलब यार अब तुम इमेजिन करो, बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छा पे स्केल है, लेकिन नाइट की जॉब है। तो अपने यहाँ तो क्राइम होने का ही डर है कि भाई रात में अकेली लड़की अगर जॉब पे जाएगी और आएगी तो कहीं ना कहीं एक रिस्क है कि क्राइम ना हो जाए। तो इस रीज़न से भी बहुत सारी फीमेल्स जॉब वगैरह नहीं करती हैं सिक्योरिटी के डर से। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी और उसका एनवायरनमेंट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे को एमसीक्यू में या शॉर्ट में आ सकता है या फिर कभी कभी क्या होगा ये क्वेश्चन प्लस एक और क्वेश्चन आ जाएगा। देखो, एब्जॉर्प्शन का मतलब है चीज़ों को एब्जॉर्ब करना। एब्जॉर्प्टिव वर्ड यहीं से आया है। तो अगर मान लो कोई रिवर की बात करें एग्जाम्पल, तो रिवर में अगर थोड़ा बहुत पोल्यूशन गया ना, थोड़े बहुत पोल्यूटिंग चीज़ें गई, तो हो सकता है रिवर के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उसको अपना खाना वाना समझ के उसको एब्जॉर्ब कर लें और रिवर क्लीन रहे। लेकिन अगर मान लो इस चीज़ को देखते हुए फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा केमिकल्स, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन या पॉल्यूटेंट्स उस रिवर में डंप करने लगेंगे तो रिवर फिर उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी का मतलब है कि नेचर की अपनी कैपेसिटी होती है थोड़ा बहुत पोल्यूशन एब्जॉर्ब करने की। तो इसका आंसर तुम्हें अभी स्क्रीन पर दिख जाएगा। और अब हम लोग करेंगे इसके बाद आगे का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बायो पेस्टिसाइड्स के ऊपर। देखो, बायो पेस्टिसाइड्स के ऊपर सीधा सीधा नहीं आया, कह रहे हेल्प्स टू रिड्यूस द इल इंपैक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में तुम्हें याद होगा केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स के दम पे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हमने बढ़ाई थी। तो जब केमिकल्स के दम पे प्रोडक्शन बढ़ाई थी तो सॉइल हेल्थ पे, मतलब सॉइल की हेल्थ खराब हुई, एनवायरनमेंट की हेल्थ खराब हुई, वाटर बॉडीज़ की हेल्थ खराब हुई, तो बहुत सारे इसके इल इफेक्ट्स भी थे। तो कह रहे बायो पेस्टिसाइड से क्या कुछ फ़र्क पड़ा, क्या कुछ प्रॉब्लम, ये वाली जो प्रॉब्लम है इल इफेक्ट्स वाली, ग्रीन रेवोल्यूशन वाली, क्या वो थोड़ी सी सॉर्ट? तो बायो पेस्टिसाइड से बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्व हुई। बायो पेस्टिसाइड का मतलब है ऐसे स्पेशल पेस्टिसाइड्स जो केमिकल के दम पर नहीं बनाए। मतलब पेस्टिसाइड का मतलब क्या है कि पेस्ट कंट्रोल हो, जो हमारी क्रॉप से वहां पर कीड़ा ना लगे। तो बायो पेस्टिसाइड, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, केमिकल फ्री, या जैसे एग्जांपल दिया नीम का स्प्रे। नीम का स्प्रे आता है ना, तुमने देखा होगा नीम स्प्रे, हमने सुना चोट वगैरह के आसपास भी लगाओ ताकि मच्छर वगैरह ना आए या मक्खी ना आए तुम्हारी चोट पे, ऐसे नीम स्प्रे आते हैं। तो उसको क्रॉप पे छिड़केंगे तो उससे क्या होगा, क्रॉप पर हेल्दी जो ऑर्गेनिज्म रहने चाहिए वो रहेंगे भी, और वो सॉइल फ्रेंडली भी है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है, और वाटर बॉडी फ्रेंडली भी रहने वाला है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं बायो पेस्टिसाइड्स के। तो ये आंसर है। मैं अब जरा तुम्हें कीवर्ड्स मार्क कर देता हूँ। तो कीवर्ड्स मैंने मार्क कर दिए, सब वही है जो मैंने तुम्हें अभी समझाया।
एक चीज़ है कि इससे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर रहेगा। सस्टेनेबल का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि भाई अब क्योंकि हम केमिकल्स यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हम अगले साल भी प्रोडक्शन कर पाएंगे क्रॉप्स की, उससे अगले साल भी कर पाएंगे और उससे अगले साल भी कर पाएंगे, क्योंकि सॉइल की हेल्थ मेंटेन्ड है। अगर मैं केमिकली करता जाऊंगा तो सॉइल की हेल्थ खराब हो जाएगी, तो एक टाइम के बाद प्रोडक्शन करना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा, चीज़ें उगा ही नहीं पाएंगे। अगला सवाल है, इन द माउंटेनियस रीजन्स, माउंटेनियस रीजन मतलब जो ऐसे स्लांट वाला एरिया होगा, माउंटेनियस रीजन, मिनी हाइडल प्लांट्स प्रूव टू बी कॉस्ट इफेक्टिव। देखो कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि जो मिनी हाइडल प्लांट्स होते हैं ना, इसको पानी के फ्लो की ज़रूरत होती है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, पानी के फ्लो की, ठीक है, जो स्ट्रीम का फ्लो होता है उसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो क्योंकि माउंटेन रीजन में पानी आता ही ढलान से, तो वहाँ पर फ्लो मिल जाता है, तो फ्लो नेचुरली मिल जाता है, तो इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव होता है। इको फ्रेंडली इसलिए होता है क्योंकि ये ना हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेज, जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं ये वो इमिट नहीं करता है, इसलिए इसको अच्छा खासा मतलब इको फ्रेंडली भी बोलते हैं। तो अब देखो भाई, एक तो ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर सवाल है, ये तो एक्चुअल प्रीवियस ईयर है, पिछले साल आया। और तुम ध्यान से देखो, हर एक क्वेश्चन ना सीधा नहीं आया, हर क्वेश्चन को वो ट्विस्ट करके ही बोर्ड में पूछ रहे हैं। तो ये वीडियो में जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, जो भी वेरिएशन है, सारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। इसके बाद देखो कीवर्ड्स मैंने यहाँ पर मार्क कर दिए हैं, वही पॉइंट जो ग्रीन हाउस गैसेज वाला, कि नेचुरली यहाँ पे ग्रेडियंट है, पेरिनियल है, मतलब वो जो ढलान है उसकी बात कर रहा है, और कंस्ट्रक्शन लार्ज डैम्स की ज़रूरत नहीं है, इसी से काम चल जाता है, इसीलिए कॉस्ट इफेक्टिव है। तो वही जो मैंने तुम्हें स्टोरी बताई, वही चीज़ यहाँ पे कीवर्ड्स जो अंडरलाइन की तुम्हारे आंसर में दिखने चाहिए, वरना मार्क्स कट सकते हैं। अगला क्वेश्चन तुम देखो तो ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। इमेज में देखो तुम्हें क्या दिख रहा है, ये विंड टर्बाइन दिख रही है, ये तुम्हारे सोलर पैनल है। आजकल बोलते हैं ना छतों पे सोलर पैनल लगा लो, ठीक है, ऐसा बोला जाता है। तो अब ध्यान से देखो, अभी ये क्वेश्चन को मल्टीपल वेज में पूछ रहा है। कह रहा है, इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट एंड इमेज डिस्कस एनी टू स्ट्रैटेजीज, डिस्क्राइब एनी वन स्ट्रैटेजी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजी ही थी, मिनी हाइडल प्लांट्स। और इससे पहले जो हमने करा है ये वाला बायोपेस्ट वाला, बायोपेस्ट कंट्रोल, ये भी तुम्हारी स्ट्रैटेजी थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। बट अगर तुम ध्यान से देखो, सीधे सीधे नहीं पूछता, हमेशा घुमा फिरा के ही वो तुमसे पूछ रहा है स्ट्रैटेजी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसे नहीं बोलेगा कि डिस्क्राइब स्ट्रैटेजी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, थोड़ा सा घुमा कर वो पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, एक तो हम बोलेंगे यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, विंड पावर, ठीक है, मतलब वो ये जो पंखे लगे हुए हैं, ये जो पंखे लगे हुए हैं ना, ये अब इंडिया के ट्रॉपिकल कंट्री, हमारे देश में सनलाइट ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, बारिशें ज़्यादा है, तो हमारे देश में क्योंकि हवा ज़्यादा है, सनलाइट ज़्यादा है, तो ये आराम से विंड टर्बाइंस के इस्तेमाल हम कर सकते हैं और करना चाहिए भी हमारे देश में, ठीक है। तो एक ये पॉइंट हो गया। रिसाइक्लेबल प्रोडक्ट्स मतलब हमें रिसाइकल पे ध्यान रखना चाहिए। देखो सिंपल सी चीज़ है, हमारे घर का कूड़ा है, मैं जानता हूँ हमारे सभी में जितने भी घर हैं हमारे, हम सबके घरों में एक ही डस्टबिन होता है और उसी में हम हर तरीके का वेस्ट डाल देते हैं। फूड वेस्ट भी वहीं डालते हैं, वेजिटेबल वेस्ट भी वहीं डालते हैं, प्लास्टिक वेस्ट भी वही डालते हैं। आइडियली क्या करना चाहिए, आइडियली हमारे को सेपरेट करना चाहिए वो वेस्ट जो मैन्योर की तौर पे यूज़ करा जा सकता है, यानी कि बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, जो हमारा वेजिटेबल और फूड वाला वेस्ट है उसको एक तरफ करना चाहिए, प्लास्टिक वेस्ट को दूसरी तरफ करना चाहिए, क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो मैन्योर के तौर पे यूज़ नहीं हो सकता। तो प्लास्टिक वाला वेस्ट क्या होगा, वो रिसाइकल होगा। तो हमें हर घर में उनको सेपरेट सेपरेट ही करके डिस्पोज करना चाहिए। तो ये दो चीज़ें हम इस आंसर में लिख सकते हैं जो हमारी स्ट्रैटेजी रहेंगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो ये मैंने अंडरलाइन कर दिया कीवर्ड, जो मैंने तुम्हें बताया एग्जैक्टली वही चीज़ें यहाँ पर लिखी है। अब देखो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तुम्हारा लास्ट यूनिट स्टार्ट हो गया। कह रहे हैं ब्रीफली एक्सप्लेन द ड्यूअल प्राइसिंग पॉलिसी अडॉप्टेड बाय चाइना। मैं तुम्हें ड्यूअल प्राइसिंग मतलब क्या होता है, एक ही चीज़ के दो अलग अलग रेट रखना। सपोज करो एक किसान ने 100 किलो वीट प्रोड्यूस करा, तो अब ये सरकार, वहाँ की चाइना की सरकार बोलेगी कि पहले 60 kg तो तुम मुझे दे दो, ठीक है, किसी प्राइस पे, एक फिक्स प्राइस पे, ठीक है। हर एक चीज़ के दो रेट हैं, ड्यूअल प्राइसिंग मतलब एक ही चीज़ के दो अलग अलग रेट। तो अगर 100 kg की प्रोडक्शन हुई तो 60 kg गवर्नमेंट ने खरीदा, रिमेनिंग 40 kg जो फार्मर है वो मार्केट में सेल कर सकता है अपने प्राइस पर। ये वाला प्राइस अलग होता था और जनरली हायर होता था जिस प्राइस पे गवर्नमेंट को दिया जाता था। तो अब गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया भाई, गवर्नमेंट ने अपने पास इसलिए रखा क्योंकि गवर्नमेंट को हमेशा फूड की सप्लाई चाहिए। कल को मान लो फूड की शॉर्टेज हो जाएगी तो गवर्नमेंट के पास फूड ग्रेन्स रहेंगी, फूड की सप्लाई रहेगी, तो वो देश में महामारी होने से बचा पाएगी। और दूसरा, अपनी आर्मी के लिए, देश की आर्मी को भी फीड करने के लिए सामान चाहिए। तो हमेशा सरकार पहले खुद सामान अपने पास रखती थी थोड़ा सा, और बाकी सामान मार्केट में बेचने के लिए दिया जाता था। और यहाँ पे किसान प्रॉफिट वगैरह भी
कर लेता था। तो ये जो है कॉन्सेप्ट है तुम्हारा ड्यूअल प्राइसिंग पॉलिसी का। तो आप देखो एग्जाम में कैसे लिखोगे, कीवर्ड्स मैंने मार्क कर दिए, जो तुम्हें अभी समझाया सेम चीज़ें यहाँ पर हैं। ऊपर लैंग्वेज की गिवन है डेफिनेशन वाइज थोड़ी वाइज, ठीक है, डेफिनेशन टाइप लिखी है। उसके बाद जो मैंने तुम्हें स्टोरी बताई है सारी की सारी सेम चीज़ें लिखी हैं। आगे देखो भाई, अगला इंपॉर्टेंट सवाल तुम्हारा इस यूनिट से है, स्टेट एंड डिस्कस 2 रीजन फॉर स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की स्लो ग्रोथ का रीजन क्या था? ओवर डिपेंडेंस ऑन रेमिटेंस एंड फॉरेन एड, बाहर के देशों पर डिपेंड हो जाना, कि वन साइडेड या तो ट्रांसफर मदद के तौर पे, ग्रोथ के तौर पे मिले, या फिर लोन की फॉर्म में पैसा मिले। तो बाहर के अगर लोन होंगे किसी देश पे तो भाई ब्याज भी तो देना है ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तो प्रॉब्लम आती है, फिर ग्रोथ वगैरह नहीं होती। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अगर तुम पाकिस्तान का थोड़ा सा भी स्टडी करोगे तो तुम्हें पता चलेगा वहाँ पर सरकार स्टेबल नहीं रहती है, बार बार सरकार गिर जाती है, सरकार मतलब पॉलिटिकली जो है कंट्री स्टेबल नहीं है, तो वहाँ पे सरकार बार बार बदलती है, पूरा का पूरा टर्म भी उनका प्राइम मिनिस्टर कंप्लीट नहीं करता, उससे पहले ही नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करा जाता है। तो ये रीजंस हैं। और तुमने ये भी सुना होगा कि वहाँ पर मिलिट्री की ज़्यादा चलती है, मिलिट्री की पकड़ ज़्यादा है, सरकार से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलिट्री का वहाँ पर कमांडर रहता है, मतलब मिलिट्री का जो टॉप ऑफिशियल है वो सरकार के टॉप ऑफिशियल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, ज़्यादा उसकी चलती है। तो मिलिट्री की इंटरवेंशन मतलब इंटरफेरेंस होने की वजह से भी पॉलिटिकली जो सरकार है वो स्टेबल नहीं रहती। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाइना की ग्रोथ इतनी ज़्यादा फास्ट कैसे है, उसके पीछे के रीजंस क्या है? तो उसके पीछे के बहुत सारे रीजंस हैं, एनी टू भी पूछ सकता है, लेकिन इसमें तुम जितने रीजंस याद करके जाओ बेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा ये पेपर के लिए। तो पहला यहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ओपन डोर पॉलिसी। देखो इसमें क्या किया चाइना ने, प्राइवेटाइजेशन अलाउ कर दी, मतलब एग्रीकल्चर को प्राइवेट लोगों को दे दिया कि तुम प्राइवेटली करो, सरकार की इंटरफेरेंस इसमें नहीं रहेगी। फॉरेन कंपनीज को चाइना में इन्वेस्ट करने दिया, ठीक है। इससे एक फायदा ये भी हुआ कि चाइना ने भी खुद बहुत सारा सामान मैन्युफैक्चर वगैरह करके बाहर के देशों में एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया, और रियलिटी में यही बहुत बड़ा रीजन है चाइना की ग्रोथ का, क्योंकि वो एक्सपोर्ट करते हैं। हर देश में तुम देखोगे आज की डेट में चाइना का सामान बिकता है, ठीक है, चाइना के गुड्स एक्सपोर्ट होते हैं, तो वो बहुत चीप रेट में बनाते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये एक मेन रीजन था, पहले भी यही रीजन था कि क्या क्या रीजन था मैं तुम्हें यहाँ एक बार मार्क कर देता हूँ। एक तो ये बंदे का नाम याद कर लेना जिसकी लीडरशिप में हुआ था, फिर साथ साथ प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इसका कीवर्ड रहेगा, प्रमोशन ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस, प्राइवेट बिजनेसेस को खूब प्रमोट किया अपने देश में, और दूसरे देशों को बोला कि भाई यहाँ पर तुम पैसा इन्वेस्ट करो, और इसके बाद चाइना ने वहाँ पर भी खूब सारा माल एक्सपोर्ट किया। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन कैपिटल। ये क्या होता है भाई? हेल्थ इंप्रूव करी, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब देश की एजुकेशन पे इन्वेस्ट करा, रोड्स पे इन्वेस्ट करा, रेलवेज पे इन्वेस्ट करा, पावर सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आज की डेट में हमारे देश में क्या है, बहुत सारे गाँव में बिजली ही नहीं आती, ठीक है, बहुत सारे इवन शहरों में तक बिजली आने की प्रॉब्लम होती है, 24 घंटे बिजली नहीं आती, 24 घंटे पानी नहीं आता। तो इन सब चीज़ों पर इन्होंने बहुत ध्यान दिया, जिससे चाइना की ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट हुई। तो इसमें तुम्हारे को अंडरलाइन कर देना ये रोड रेलवे वाला पॉइंट, और एजुकेशन और स्किल भी तुम यहाँ पर लिखकर आ सकते हो। इसके बाद इन्होंने एक काम और किया है, लैंड रिफॉर्म्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। पहले क्या होता था चाइना में, किसान जो था वो सरकार के लिए काम करता था, लेकिन इन्होंने बाद में क्या किया, जो ज़मीनें थी वो अलॉट कर दी प्राइवेट हाउसहोल्ड्स को कि भाई अब तुम अपने लिए काम करो। तो अब यही चीज़ लिख रहा था, चाइनीज गवर्नमेंट इंप्लीमेंटेड लैंड रिफॉर्म्स विड्रॉइंग द कम्यूनल फार्मिंग सिस्टम, कि पहले सरकार के लिए काम करता था वो कम्यूनल हो गया। These factors played a crucial role in making China one of the fastest growing economies in the world. अगला क्वेश्चन देखो, कितनी सारी वेज में पूछा गया है और बहुत सारे टाइम पूछा गया, 25 में पूछा गया है, 2022 में भी पूछा गया है, ठीक है। और देखो लिबर्टी इंडिकेटर एनसीईआरटी का सवाल है, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लिख रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स आर ऑल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बट नॉट सफिशिएंट। अब एक चीज़ ध्यान रखो, लिबर्टी इंडिकेटर कि जब भी हम बात करेंगे ना, तो हमें पहले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात भी करनी पड़ेगी, हम बिना उसके लिबर्टी इंडिकेटर की बात नहीं करेंगे। तो पहले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मीनिंग है कि एक देश में लोगों की इनकम कितनी है, हेल्थ मतलब कितना लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मतलब वहाँ के लोग एवरेज 60 ईयर्स की एज तक पहुँचते हैं, जीते हैं या नहीं जीते, हेल्थ का पता चलता है। एजुकेशन मतलब स्कूलिंग कितनी है, सब पढ़े कितना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो अगर दो देशों की HDI, दो देशों का HDI यानी कि इनकम, हेल्थ और एजुकेशन इक्वल है, तो दोनों देशों में बेटर प्लेस कौन सी है वो चीज़ डिसाइड करता है लिबर्टी इंडिकेटर, ठीक है। दो कंट्रीज़ का अगर HDI बराबर है तो कौन सी कंट्री बेटर है रहने के लिए, तो हम कैसे पता लगाएंगे? लिबर्टी इंडिकेटर से। तो लिबर्टी इंडिकेटर होता है
ये बताता है कि एक देश में फ्रीडम है या नहीं है, क्या तुम्हें बोलने की आज़ादी है या नहीं है, और दूसरी चीज़ क्या लोग वोट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, क्या डेमोक्रेसी है कि नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फ्रीडम का मतलब है कि अगर तुम किसी इंपॉर्टेंट या देश के किसी बड़े फेमस शख्स के बारे में, इंसान के बारे में कुछ बोलना चाह रहे हो, ठीक है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे तुम बोलना चाह रहे हो, लेकिन तुम्हें डर लग रहा है कहीं मैं बोलूँ तो मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, तो इसका मतलब क्या है, लिबर्टी इंडिकेटर उस कंट्री के अच्छे नहीं है। डेमोक्रेसी मतलब कि क्या लोग वोट्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ लिबर्टी इंडिकेटर में, क्या हमारा जो कोर्ट है, जो हमारा जो कोर्ट्स है जहाँ पे लॉ बनते हैं, तो क्या कोर्ट कोई नियम, कोई भी बात, क्या कोर्ट इजीली पास कर पाता है अपनी अथॉरिटी से, या उसको अपनी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, सरकार की इजाज़त होगी तो ही हमारा कोर्ट काम करेगा, कि या कोर्ट इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं लिबर्टी इंडिकेटर्स, और इसकी बात करने के लिए हमें पहले HDI की बात जरूर करनी है अपने आंसर में। तो अब मैं यहाँ तुम्हें कीवर्ड्स मार्क कर देता हूँ। तो कीवर्ड्स मैंने यहाँ पर मार्क कर दिए हैं, और ये तुम्हारे लिबर्टी इंडिकेटर यहाँ पर लिखे। इससे पहले तो वो HDI की बात कर रहे हैं, लिबर्टी इंडिकेटर तुम्हारे यहाँ लिखे, तीनों याद करके जाना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है, इसको भी रीड कर लेना, इसमें कुछ खास नहीं लिखा, लेकिन अगर मेन देखा जाए तो वो ये है। इसी के साथ हमारा वीडियो हो गया कंप्लीट। आज के इस वीडियो में मैंने तुम्हें मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं इंडियन इको के। अगर तुमने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए तो मुझे ऐसा लगता है तुम इंडियन इको में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ जाओगे। तो हर एक क्वेश्चन इस वीडियो का तुमने करना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ कर मत जाना। कोई भी सजेशन है, डाउट है, नीचे कमेंट करना, मैं तुम्हें ज़रूर रिप्लाई दूंगा, ठीक है। और जो भी तुम्हारे को अगला वीडियो चाहिए कमेंट करना, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए नया वीडियो बहुत जल्द लेकर आ जाएगा।